एक बहू और 1000 नखरे। सुबह के 8 बज रहे हैं। गोकुल निवास की रसोई में मीना पसीने से तरबतर होकर नाश्ता बना रही है, जबकि डाइनिंग टेबल पर सरोज देवी अपनी आंखों पर चश्मा चढ़ाए बहू के आने का इंतजार कर रही है और कहती है, मीना, आज फिर 8 बज गए। वो महारानी अभी तक सोकर नहीं उठी क्या? सूरज सिर पर आ गया है और हमारी नई बहू के नखरे खत्म ही नहीं हो रहे। माँ जी, मैंने 3 बार दरवाजा खटखटाया, पर अंदर से जवाब आया कि अभी ब्यूटी स्लीप चल रही है। अब आप ही बताइए, मैं क्या करूं? मैं तो तंग आ गई हूँ इसके रोज रोज के ब्यूटी स्लीप से। पता नहीं आज के जनरेशन के बच्चों को ये क्या लत लगती जा रही है। तभी सीढ़ियों से तानिया उतरती है। उसके हाथ में आईफोन है और चेहरे पर महंगा फेस मास्क। उसने रेशमी नाइट सूट पहना है, जिसे देखकर सरोज देवी का पारा चढ़ जाता है। तानिया सबसे एक ही बोलती है, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वैसे मॉर्निंग तो गुड नहीं है, क्योंकि रात को एयर प्यूरिफायर ने काम करना बंद कर दिया था। मेरी स्किन कितनी डल लग रही है ना? बहू, यहाँ स्किन नहीं, रसोई की इज्जत डल हो रही है। इस घर की रस्म है कि बहू सूरज उगने से पहले उठती है और रसोई संभालती है। तुम यहाँ फेस मास्क लगाकर घूम रही हो, ये क्या तरीका है? तानिया ने बड़े नखरे से कुर्सी खींची और उस पर बैठ गई। उसने मेज पर रखी पराठों की थाली को ऐसे देखा जैसे वो कोई कचरा हो। रमेश जी ने अखबार के पीछे से नजरें घुमाई। फिर तानिया नखरे भरे अंदाज में कहती है, ओह माय गॉड, ये तेल से लथपथ पराठे। मम्मी जी, क्या आप मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने की साजिश कर रही हैं? मुझे तो एवोकाडो टोस्ट और ओट्स मिल्क चाहिए। इतना ऑयली नाश्ता मैं नहीं कर सकती, मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। बेटा, हमारे घर में तो पीढ़ियों से यही नाश्ता बन रहा है। और ये ओट्स मिल्क क्या होता है? दूध तो गाय देती है, ये ओट्स कहां से दूध देने लगे? आर्यन चुपचाप अपनी प्लेट में नजरें गड़ाए बैठा था। उसे पता था कि अगर उसने मुंह खोला तो आग और भड़क जाएगी, पर सरोज देवी ने उसे बीच में घसीट ही लिया और आर्यन से कहती है, आर्यन, देख रहा है अपनी बीवी के नखरे? कल इसे मोगरे की महक से एलर्जी थी, परसों इसे मंदिर की घंटी से सिर दर्द था, और आज इसे हमारे खाने से दिक्कत है। आखिर ऐसे कैसे चलेगा बेटा? मैं तो इसके रोज रोज के नखरे से पागल हो जाऊंगी। थोड़ा समझा इसको। माँ, वो तानिया को थोड़ा वक्त लगेगा एडजस्ट होने में। तानिया प्लीज आज खा लो ना, भाभी ने बड़ी मेहनत से बनाया है। देखो, अगर तुम्हें तबीयत खराब होने का डर है तो थोड़ा कम ही खाना। आर्यन की बातें सुनकर तानिया ने अपनी उंगली की टिप से पराठे को छुआ और फिर नाक सिकोड़ ली। उसने अपने फोन में कुछ टाइप किया और फिर जोर से आह भरी, जैसे उस पर कोई पहाड़ टूट पड़ा हो। फिर कहने लगी, मेहनत तो जिम में भी होती है आर्यन, पर उसका मतलब ये तो नहीं कि मैं कुछ भी अनहेल्दी खा लूं। मम्मी जी, मेरे लिए अलग से हिमालयन पिंक सॉल्ट मंगवा दीजिए। मुझे नॉर्मल नमक से ब्लोटिंग होती है, मैं इसे नहीं खा सकती। भाभी, नमक तो नमक होता है, अब हिमालय से मंगवाओ या समुद्र से। यहाँ 100 काम पड़े हैं और आपको नमक के रंग की चिंता है। क्या बच्चों जैसे नखरे कर रही हैं? जो भी है खा लीजिए, आखिर घर के और सभी लोग तो खा ही रहे हैं ना। तानिया ने मीना की तरफ एक तिरछी नजर डाली। उसे पता था कि मीना को जलन हो रही है, क्योंकि तानिया को काम नहीं करना पड़ रहा। दादी ने अपनी लाठी जमीन पर पटकी और हंसने लगी। अरे सरोज, ये तो अभी ट्रेलर है। इस बहू के पास 1000 नखरे हैं और हर नखरे की एक नई कहानी। आज नमक गुलाबी चाहिए तो कल पानी भी नीले रंग का मांगेगी। और ढूंढो रंग बिरंगी बहू। हंसी मत माँ जी। बहू, आज दोपहर को पूजा है और तुम्हें साड़ी पहनकर बैठना होगा। ये नाइट सूट और फेस मास्क उतारो और तैयार हो जाओ। तानिया ने अपनी आंखों को गोल गोल घुमाया। उसे साड़ी पहनने के नाम से ही चिढ़ थी। ऊपर से भारी गहने पहनना उसे किसी सजा से कम नहीं लग रहा था। तानिया ने फटाक से जवाब दिया, साड़ी इन दिस वेदर? मम्मी जी, मेरा फैब्रिक सेंस बहुत सेंसिटिव है। मुझे सिर्फ प्योर शिफॉन चाहिए, वो भी पेस्टल कलर्स में। ये लाल पीले बनारसी साड़ी पहनकर मैं किसी जोकर जैसी लगूंगी। मैं नहीं पहन सकती। जोकर लगो या रानी, पहननी तो वही पड़ेगी जो मैंने निकाली है। और याद रखना, अगर पूजा में तुम्हारे नखरे शुरू हुए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बहुत हो गई तुम्हारी नौटंकी। तानिया उठी और अपने कमरे की तरफ चल दी, पर जाते जाते
उसने एक और बम फोड़ दिया। उसने मेज पर रखे पानी के गिलास को देखा और फिर उसे छोड़ दिया और पानी पर तंज कसते हुए बोली, वैसे मम्मी जी, क्या इस घर का पानी कॉपर चार्ज्ड है? अगर नहीं है तो मेरा डाइजेशन खराब हो सकता है। आर्यन, मेरे लिए मटके का नहीं, एल्कलाइन वाटर मंगा दो। आज से मैं वही पीऊंगी। तानिया, अब क्या पानी भी विदेश से मंगाऊं? चुपचाप जो मिल रहा है पी लो, वरना मां मुझे घर से निकाल देगी। सरोज देवी ने अपना सिर पकड़ लिया। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि वो इस नखरेबाज बहू को कैसे सुधारे। उधर रसोई में मीना बुदबुदा रही थी और तानिया अपने कमरे में जाकर अपनी सहेली को कॉल लगाने लगी और कॉल पर बात करते हुए कहती है, यार नेहा, ये घर है या कोई म्यूजियम? यहाँ तो लोग सांस भी पुराने जमाने के हिसाब से लेते हैं। मम्मी जी तो हिटलर की नानी है, हर चीज में डिसिप्लिन। मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सुन रही हूँ मैं, जुबान बहुत चलती है तुम्हारी। काश कि तुम्हारा हाथ भी काम में इतना ही चलता। जल्दी तैयार होकर नीचे आओ। तानिया ने फोन रखा और आईने में खुद को देखा। उसने ठान लिया था कि वो सरोज देवी के अनुशासन को अपने नखरों से मात देकर रहेगी। गोकुल निवास की शांति अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। तानिया खुद से कहती है, देखते हैं मम्मी जी, आपकी जिद जीतती है या मेरे नखरे। आज की पूजा तो यादगार बनकर ही रहेगी। अभी क्या याद रखेंगी कि कैसी बहू से पाला पड़ा है। दोपहर के 12 बज चुके थे। पंडित जी आ गए थे और पूरा घर अगरबत्ती की खुशबू से महक रहा था। सरोज देवी ने सबको नीचे बुलाया, पर तानिया का कहीं पता ही नहीं था। आर्यन, अपनी बीवी को लेकर आ। पंडित जी मुहूर्त निकाल रहे हैं। अगर वो अब भी तैयार नहीं हुई है तो मैं खुद ऊपर जाकर उसे खींच के लाऊंगी। जल्दी जा। माँ, वो आ रही है, बस थोड़ा टचअप कर रही है। उसने कहा कि लाइटिंग के हिसाब से उसका मेकअप मैच नहीं कर रहा। तभी तानिया नीचे उतरी, पर उसे देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने साड़ी तो पहनी थी, पर उसके साथ उसने सनग्लासेस लगा रखे थे और हाथ में एक छोटा सा बिजली वाला पंखा ले रखा था। अरे, ये जजमान की पत्नी है या किसी फिल्म की शूटिंग से आई हीरोइन? अरे चश्मा उतारिए बहू, भगवान को तो कम से कम सीधा देखिए। सॉरी पंडित जी, ये यूवी रेज बहुत तेज है और मुझे माइग्रेन हो सकता है। और मम्मी जी, इस पंखे के बिना मैं एक सेकंड नहीं बैठ सकती। मुझे गर्मी से एलर्जी है। सरोज देवी का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। उन्हें लगा कि उनके खानदान की नाक कट रही है। रमेश जी ने अपनी हंसी रोकने के लिए अखबार से अपना मुंह पूरी तरह ढक लिया। तान्या, ये तमाशा बंद करो और चुपचाप यहाँ बैठो। ये पंखा और चश्मा अभी इसी वक्त हटाओ, वरना मैं भूल जाऊंगी कि तुम इस घर की बहू हो। बहुत हो गया तुम्हारा नाटक। मम्मी जी, रूल्स तो रूल्स होते हैं, पर हेल्थ इज वेल्थ। अगर मैं बेहोश हो गई तो पूजा अधूरी रह जाएगी। फिर मत कहिएगा कि मैंने नखरे किए। मैं कह रही हूँ, जब मुझे दिक्कत है तो आप क्यों नहीं समझ रही हैं? दादी ने ताली बजाई और खिलखिलाकर हंसने लगी। गोकुल निवास में आज परंपरा और नखरों के बीच एक ऐसा दंगल शुरू हुआ था जिसका अंत किसी को पता नहीं था। फिर दादी कहती है, वाह रे मेरी बहू, 1000 नखरे और एक अकेली सास। सरोज, आज तो तू हार गई। इस लड़के ने तो भगवान के सामने भी अपनी शर्त रख दी। अब आगे क्या होगा, अब भगवान ही जाने। थैंक यू दादी, कम से कम आप तो मुझे समझती हैं। अब पंडित जी, मंत्र शुरू कीजिए, पर थोड़ा फास्ट। मुझे 3 बजे अपना स्किन रूटीन फॉलो करना है। अपने हेल्थ से मैं किसी भी तरह से कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। सरोज देवी ने हाथ जोड़कर भगवान की तरफ देखा, जैसे वो पूछ रही हो कि उन्हें पिछले जन्म के किस पाप की सजा मिली है। तान्या ने बड़े नखरे से चश्मा थोड़ा नीचे किया और मुस्कुराकर अपनी सास की तरफ देखा। पूजा खत्म हो चुकी है, पर घर का माहौल अब भी गर्म है। सरोज देवी ने तय कर लिया है कि तान्या के नखरों का इलाज काम से ही होगा। उन्होंने अपनी बड़ी बहू मीना को किनारे ले जाकर एक गुप्त योजना बनाई और उसे अच्छे से समझाया और कहा, मीना, आज शाम का पूरा खाना तान्या बनाएगी। और हाँ, रसोई की एसी और पंखा दोनों खराब कर दो। जरा देखे इसके नखरे गर्मी में कितने टिकते हैं। जब गर्मी में खाना बनाएगी तब इसकी सारी नौटंकी खत्म हो जाएगी। माँ जी, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है।
वैसे भी इसे हाथ लगाने की आदत नहीं है। आज आटे और पसीने में इसके स्किन का सारा ग्लो निकल जाएगा। तब समझ में आएगा कि काम करने और नखरे दिखाने में कितना अंतर होता है। शाम के 4 बज रहे हैं। तान्या अपने कमरे में नेटफ्लिक्स देख रही है। तभी सरोज देवी ने दरवाजा जोर से खटखटाया। उनके हाथ में रसोई की चाबियां थी और चेहरे पर एक विजयी मुस्कान। सरोज देवी तान्या से कहती है, बहू, आज मीना की तबीयत ठीक नहीं है और मेरे घुटनों में बहुत जोरों का दर्द हो रहा है। आज रात का खाना तुम्हारे हाथ का होगा। और सुनो, बाहर से ऑर्डर करने का सोचना भी मत, क्योंकि हमें बाहर का खाना खाने की आदत नहीं है। ओह गॉड, कुकिंग! मम्मी जी, किचन में तो मैं 1 सेकंड भी नहीं रुक पाऊंगी। मुझे आग की गर्मी से स्किन प्रॉब्लम हो जाती है। मेरी स्किन हीट सेंसिटिव है। डॉक्टर ने आग से दूर रहने को कहा है। सरोज देवी ने तान्या की बातों को अनसुना कर दिया और उसे खींचकर रसोई में ले गई। रसोई में घुसते ही तान्या ने अपनी नाक पर रुमाल रख लिया, क्योंकि वहां उमस बहुत ज्यादा थी। वो खुद को बहुत ज्यादा असहज महसूस कर रही थी। What? यहाँ पंखा क्यों नहीं चल रहा? और ये लाइट इतनी डिम क्यों है? आर्यन, जल्दी आओ। यहाँ सरवाइव करना मेरे बस की बात नहीं है। आर्यन अभी बाजार गया है। पंखा खराब है और मैकेनिक कल आएगा। अब चुपचाप ये सब्जियां काटो और चूल्हा जलाओ, वरना रात को सबको भूखा सोना पड़ेगा। सरोज देवी बाहर जाकर सोफे पर बैठ गई और छिपकर रसोई का नजारा देखने लगी। तान्या ने बड़े नखरे से अपने रेशमी दुपट्टे को कमर में बांधा और चाकू उठाया, जैसे वो कोई तलवार हो। ये चाकू कितना बेकार है। और ये प्याज, छी, इसकी स्मेल मेरी नाक में घुस जाएगी। मम्मी जी, क्या हमारे पास टीयर्स फ्री प्याज नहीं है? भाभी, प्याज तो रुलाने के लिए ही होते हैं। जल्दी कीजिए, वरना ससुर जी के आने का वक्त हो जाएगा और उन्हें देर से खाना पसंद नहीं है। अब नखरेबाजी बंद कीजिए। आधे घंटे बाद तान्या का बुरा हाल था। उसका फेस मास्क पसीने से बहकर उसकी गर्दन तक आ गया था। उसने गुस्से में चूल्हा जलाया, पर लाइटर काम नहीं कर रहा था, क्योंकि उसे मीना ने गीला कर दिया था। तान्या परेशान होकर कहती है, हे भगवान, ये लाइटर भी डेड है। क्या इस घर में कुछ भी स्मार्ट नहीं है? मम्मी जी, मुझे माचिस से डर लगता है। इससे विस्फोट हो सकता है। मैं आग कैसे जलाऊं? कोई दिक्कत नहीं है बहू, डरो मत। माचिस जलाओ और रोटियां तवे पर डालो। और हाँ, याद रखना, रोटियां गोल होनी चाहिए, नक्शा नहीं बनाना है। तान्या ने जैसे तैसे आग जलाई और आटा गूंथना शुरू किया। उसने आटे के परत में अपनी उंगलियां डाली और उसे लगा जैसे वो किसी कीचड़ में फंस गई हो। उसके लंबे नाखून आटे से भर गए। तान्या झुंझला कर कहती है, आर्यन, देखो मेरा मैनिक्योर बर्बाद हो गया। मम्मी जी, ये आटा बहुत चिपचिपा है। क्या हम रेडीमेड रोटियां नहीं मंगवा सकते? तान्या, क्या हुआ? रसोई में इतना धुआं क्यों है? माँ, आपने इसे अकेले यहाँ क्यों छोड़ दिया? ये चाय भी नहीं बना पाती, फिर ये खाना कैसे बनाएगी? आर्यन को देखते ही तान्या ने रोने का नाटक शुरू कर दिया। उसने अपने आटे वाले हाथ आर्यन के सफेद शर्ट पर लगा दिए और उसके गले लग गई। सरोज देवी ये देखकर अपनी जगह से खड़ी हो गई। आर्यन, देखो मम्मी जी मुझसे लेबर वर्क करवा रही है। यहाँ पंखा भी नहीं है और ये प्यास मुझे टॉर्चर कर रही है। मेरी आईलैशेस झड़ने लगी है गर्मी से। लेबर वर्क? खाना बनाना कर्तव्य होता है बहू। और आर्यन, तू चुप रह। आज इसे खाना बनाना ही होगा। ये इसके नखरों का डिटॉक्स है। तू बीच में मत पड़। तान्या ने अचानक एक गहरी सांस ली और अपनी आंखें पोंछी। उसके दिमाग में एक नया नखरा आया। उसने गैस बंद की और बड़े स्टाइल से अपनी गीली जुल्फें पोंछ ली और कहती है, ओके मम्मी जी, अगर आप चाहती है कि मैं कुक करूं तो मैं करूंगी, पर मेरा एक प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट है। मुझे किचन में ब्लूटूथ स्पीकर्स और एर्गोनॉमिक चेयर चाहिए, वरना मेरा पोस्चर खराब हो जाएगा। अरे भाई, ये रसोई है या जिम? बहू, जो है उसी में बना लो। हम सबको भूख लगी है, अब और कितना इंतजार करवाओगी? पापा जी, बिना म्यूजिक के मेरे पॉजिटिव एनर्जी खाने में नहीं जाएगी, और अगर खाना नेगेटिव बना तो आप सबको फूड पॉइजनिंग हो सकती है। चॉइस आपकी है, जैसा कहें।
दादी अपनी व्हील चेयर पर रसोई तक आई और तानिया के आटे वाले चेहरे को देखकर जोर से ठहाका लगाया। उन्हें तानिया के पलटवार में बड़ा मजा आ रहा था। दादी बोली, सरोज हार मान ले, तेरी बहू ने हेल्थ और हाइजीन का ऐसा खेला खेला है कि तू कुछ नहीं बोल पाएगी। चल बहू, तू बाहर जा, आज मैं सबको अपनी पसंद का पकौड़ा बनाकर खिलाऊंगी। नहीं माँ जी, आज तो ये बनाकर ही रहेगी। तान्या, जाओ और रोटियां बनाओ, वरना मैं तुम्हारा ये फोन 7 दिन के लिए जब्त कर लूंगी। तानिया का चेहरा उतर गया। फोन जब्त होने की बात सुनकर उसने तुरंत बेलन उठाया। उसने पहली रोटी बेली, ऑस्ट्रेलिया के नक्शे जैसी बनी थी। उसने उसे तवे पर डाला और जानबूझकर उसे जलने दिया। ओप्स, ये तो चारकोल फ्लेवर्ड रोटी बन गई। मम्मी जी, आजकल ये बहुत ट्रेंड में, बॉडी को डिटॉक्स करता है। आप पहली रोटी खाएंगी? आपको अच्छी लगेगी। ये रोटी है या कोयला? तान्या, तुम जानबूझकर ये सब कर रही हो। मीना, जरा चखो तो ये इसने क्या बनाया है। माँ जी, दाल में नमक की जगह इसने पिसी हुई चीनी डाल दी है। ये कह रही है इसे खट्टा मीठा गुजराती टच दे रही है। पूरा घर तानिया के इस कुकिंग एक्सपेरिमेंट से दहल गया। सरोज देवी समझ गई कि तानिया को काम सिखाना यानी अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारना है। तानिया ने बड़े नखरे से अपना हाथ धोया और लोशन लगाने लगी। सॉरी मम्मी जी, मेरी क्रिएटिविटी शायद आप लोगों के टेस्ट से मैच नहीं करती। अब मैं जा रही हूँ अपना फेस वॉश करने, बहुत टैनिंग हो गई है। ओह गॉड। जा, चली जा। मीना, तू ही बना खाना। इस लड़की के 1000 नखरे सहना आसान नहीं है, पर इसके हाथ का खाना खाना मौत को दावत देना है। तानिया मुस्कुराती हुई अपने कमरे की तरफ चली गई और आर्यन को आंख मार दी। आर्यन ने राहत की सांस ली। सरोज देवी रसोई की चौखट पर माथा पकड़कर बैठ गई, जबकि दादी और रमेश जी दबे पांव हंस रहे थे। गर्मी में जुगाड़ू बहू का खेत में ठंडा हरा भरा ससुराल। हाँ, आज तो कुछ ज्यादा ही काम कर लिया है। हाँ पिताजी, काम करके पूरा शरीर थक गया है। भैया, मुझे तो बहुत तेज भूख लग रही है। माँ, खाने के लिए कुछ तो बचा है क्या? अगर हो तो दे दो ना। रुक जा बेटा, घर में बहुओं से पूछती हूँ। चलो, इतना तो अच्छा हुआ कि गांव की मुश्किलों से हमें छुटकारा मिल गया। हाँ दीदी, लेकिन यहाँ पर भी हमें अभी बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है ना, इसी वजह से मैं चिंतित हूँ। जो भी हो, अब तो यही रहना होगा। अरे बहू, सुबह का खाना बचा है क्या? बच्चों को भूख लगी, बेचारे काम करके थक के आए हैं, बेचारे बहुत थक गए हैं, उनको भूख लगी हुई है, खाना दे दो। हाँ माँ जी, खाना बचा तो हुआ है, जरा देखना सीता बर्तन में क्या बचा है। दीदी, इसमें तो थोड़ी सी दाल है और सब्जी बची हुई है, और रोटी तो ज्यादा बची है। हाँ, ये है खाना। कोई बात नहीं, जितना खाना बचा है उतना थाली में परोस दो, तेरे पापा जी भी खाएंगे तो 4 जनों के लिए थोड़ा थोड़ा खाना निकाल दे। ठीक है माँ जी, मैं अभी निकाल देती हूँ। मैं बाहर जा रही हूँ, थोड़ा उन लोगों के थोड़ा सा पंखा झल देती हूँ, उनको बहुत गर्मी लग रही होगी। तुम खाना लेकर बाहर आ जाना। माँ जी, आप बाहर बोल दो कि ये लोग 2 खाट बिछा ले, मैं अभी खाना लेकर आती हूँ। ठीक है बहू। ये तो पूरी दाल खट्टी लग रही है। हाँ, क्या बना दिया तुम लोगों ने? पिताजी, मुझे लगता है दाल बासी हो गई है। हाँ भैया, मुझे तो सब्जी भी बासी लग रही है। लगता है गर्मी की वजह से खाना जल्दी खराब हो गया है। छोड़ो छोड़ो छोड़ो, हे भगवान, इस खाने को फेंकवा देते हैं, रोटी प्याज और नमक ही खा लेते हैं। हाँ पिताजी, आप ठीक कहते हैं। अरे बहू, इस थाली के खाने को जरा खेत में फेंकाना। क्यों, क्या हुआ माँ जी, क्या बात है? अरे गर्मी की वजह से पूरा खाना खराब हो गया। अब तो बहुत जल्दी खाना खराब हो जाया करेगा। लगता है खाना ठीक रखने के लिए हमें कोई नया उपाय करना होगा। वैसे भी दोपहर तक सभी भूखे हो जाते, बार बार चूल्हा भी नहीं जला सकते, कुछ तो सोचना पड़ेगा। ला दीदी, मैं खाना फेंक देती हूँ। हाँ ये ले, 1 थाली तू ले ले, 2 मैं ले लेती हूँ। बहू, खाना जरा दूर फेंकना, नहीं तो घर में ही बदबू आती रहती है, तो दूर फेंक के आना। ठीक है माँ जी।
दीदी, मैं तो कहती हूँ एक गड्ढा खोद कर उसमें ही इस खाने को फेंक देते हैं। इससे खाने की बदबू भी नहीं आएगी और किसी के पैर में भी नहीं लगेगा, अन्न का अनादर भी नहीं होगा। हाँ तो ठीक कह रही है, आज यहीं पर फेंक देते, कल एक गड्ढा खोद लेंगे तब उसी में फेंक दिया करेंगे। ठीक है? ठीक है दीदी। ज्यादा गहरा गड्ढा खोदकर क्या ही करना, इतना बहुत है। लेकिन एक बात तो है, जमीन के अंदर काफी ठंडक लग रही है। क्या हुआ दीदी, आपने गड्ढा खोद लिया क्या? हाँ सीता, देखना मैंने ये गड्ढा खोद दिया है, मैं जमीन के काफी नीचे तक तो आ गई हूँ। अच्छी खासी ठंडक भी है वैसे यहाँ पर। हाँ दीदी सही बोल रही हो। अरे ठंडक ना होती तो खेत में जो कुत्ते बैठते हैं और वो मिट्टी हटाकर क्यों खोदते हैं, इसीलिए बैठते होंगे क्योंकि उनको ठंडक लगती होगी। सीता, मुझे एक जुगाड़ सूझा है, हम यहाँ की मिट्टी खोदकर अपना देसी फ्रिज बना सकते हैं। ये आप क्या बोल रही हो दीदी, कुछ भी बोलती रहती हो। भला जमीन में गड्ढा खोदकर हम फ्रिज कैसे बना सकते हैं, कुछ भी। कविता की बातें कई सवालों से भरी पड़ी थी, लेकिन क्या सच में कविता जमीन में गड्ढा खोदकर फ्रिज बना सकती है? तब तक गर्मी में सभी अपना गांव छोड़कर खेत में क्यों रहने लगे? क्या पूरा परिवार बिना बिजली के खेत में हमेशा के लिए रह पाएगा? वह खेत में होने वाली परेशानियों का सामना कैसे कर पाएगा? इस कहानी को पूरी तरह से जानने के लिए चलिए एक फ्लैशबैक में चलते हैं। दीदी, मैंने सब्जी काट दी है, अब मैं थोड़ा बाहर का काम कर लेती हूँ। बाहर का क्या काम है? बाहर बहुत गर्मी पड़ रही है, आपको तो पता है ना। हम जैसे ही बाहर निकलते पैर जलने लगते, तो मैं थोड़ा पानी छिड़क देती हूँ, फिर थोड़ी ठंडक रहेगी। ठीक है, तुम जाओ। दीदी, मैं कुएं से पानी लेने जा रही हूँ, थोड़ी देर तक आ जाऊंगी। ठीक है, तुम जाओ। अरे बहू, तू अकेली चूल्हे के पास क्या काम कर रही है? ला, मैं सब्जी बना देती हूँ, फिर जल्दी से खाना लेकर खेतों की तरफ जाना होगा। उधर खेतों पर रामनाथ जी और उनके तीनों बेटे काम कर रहे होते। हे भगवान, इस गर्मी ने तो पूरा पसीने से मुझे तर-बतर कर दिया है। पिताजी, आप थोड़ी देर आराम कर लो, हम तब तक थोड़ा और काम कर लेते हैं। क्या आराम करूं बेटा, गर्मी से बुरा हाल हो चुका है, अब आराम करना भी एकदम मौत जैसा है। पिताजी, आप बिल्कुल भी निराश मत हो। आप ना ये गमछा भिगोकर शरीर पोंछ लो, फिर थोड़ा आराम मिल जाएगा आपको। हाँ, ये ठीक रहेगा। वो तो शुक्र है कि हमने पहले से यहाँ एक नलकूप का जुगाड़ कर रखा है, नहीं तो पानी पीने के लिए भी हमें कुएं के पास जाना पड़ता और बहुत मेहनत लगती। हाँ पिताजी, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा। सच में शरीर को ठंडक मिल गई है, लेकिन इस भयंकर गर्मी में मुझे नहीं लगता कि ये गमछा ज्यादा देर तक गीला रहेगा। अगले दिन कविता घर वालों के लिए पापड़ बना रही थी। उसने सोचा था कि पापड़ को बाहर सुखा लेती हूँ। माँ जी, मैं सोच रही थी कि इन पापड़ों को बाहर धूप में रख देती हूँ, कुछ देर बाद तो ये सूख जाएंगे। ठीक है बहू, लेकिन जरा इन्हें देखते रहना कि भाई कहीं पापड़ रोटियों की तरह सिक ना जाएं। बहुत गर्मी है। अरे नहीं माँ जी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं ध्यान देती रहूंगी। अब कविता बाहर खाट पर पापड़ रखकर अपने दूसरे काम पर लग जाती है। कुछ ही देर बाद विमला जी पापड़ों को देखते हुए बोलती है, ये लो, मैंने तो पहले ही कहा था कि कहीं पापड़ रोटियों की तरह सिक ना जाए। ये लो, एकदम सूख कर लकड़ी बन गए हैं ये पापड़। अरे बहू, अरे ओ बहू, देख तेरे पापड़ एकदम सूख के जल गए हैं भाई, इनको उठा ले, जल्दी अंदर लेकर जा। ठीक है माँ जी, मैं अभी रख देती हूँ। रात को सभी लोग अपना अपना खाना खाकर सो जाते, लेकिन विमला जी के शरीर की घमौरियां उन्हें सोने नहीं दे रही थी। तभी कविता जी चिल्लाकर बोलती है, क्या हुआ माँ जी, आज आपको नींद नहीं आ रही क्या? नींद कहाँ से आएगी बहू, अरे मेरी पेट में उफ बड़ी घमौरियां हो रखी है, ये कब से खुजली हो रही है, उफ इसीलिए नींद नहीं आ रही अच्छे से। रुको माँ जी, मैं आपकी पीठ में खुजला देती हूँ। हाँ 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 हाँ, थोड़ा थोड़ा नीचे की तरफ खुजलाना। आय हाय, लगता है वहां पर ज्यादा घमौरियां हो गई। हाँ हाँ, मजा आ गई। ठीक है माँ जी, रुको मैं पंखा भी कर देती हूँ। कुछ देर बाद जब विमला जी सो जाती हैं तो कविता घर के बाहर निकलकर ठंडी हवा में घूमने लगती है। तभी उनकी नजर एक दूर दिख रही खेत पर पड़ती है। बाहर कितनी अच्छी हवा चल रही है, और वो दूर हमारे खेत, वहां तो और ज्यादा हवा चल रही होगी। एक हमारा गांव है जहाँ गर्मी से बुरा हाल है, मुझे खेत पर
गए हुए काफी दिन हो गए हैं। एक काम करती हूँ, कल मैं सभी के लिए खाना लेकर जाऊंगी, फिर अपने खेत का नज़ारा भी देखाऊंगी। अरे दीदी, आप इतनी रात को बाहर क्या कर रही हो? कुछ नहीं सीता, बस गर्मी की वजह से थोड़ा बाहर टहलने आ गई थी। काफी रात हो गई, चलो अब सो जाओ। अगले दिन कविता खाना लेकर खेतों पर जाती है तो कुछ ही देर बाद वो नीम के पेड़ के पास बैठ जाती है और खुद से बोलती है, यहाँ तो सच में बहुत ठंडक है, कितनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, ऊपर से यहाँ की जमीन भी ठंडी है। गांव में तो जमीन सुबह से ही जलने लगती है। क्या हुआ कविता, तुम घर नहीं जा रही? थोड़ी देर में चली जाऊंगी जी, बस यहाँ पर बैठकर अच्छा लग रहा है तो सोचा थोड़ी देर रुक जाऊं। हाँ वो तो है, यहाँ पर चारों तरफ ठंडक है, ठंडक, बहुत अच्छा लग रहा है। सच में अगर हमारा घर यहीं पर होता तो कितना अच्छा होता। हाँ वो तो है, लेकिन जितना अच्छा तुम सोच रही हो इतनी परेशानियां यहाँ झेलनी पड़ती हैं, तुम्हें क्या पता। यहाँ पर धूल, भारी आंधी, तूफान और हर तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। हम परेशानियों का भी हल निकाल सकते हैं, यहाँ पर एक मजबूत और सुरक्षित घर भी बन सकता है। वो सब तो ठीक है, लेकिन माँ पिताजी माने तभी तो कुछ हो सकता है ना। आज जब हम सभी लोग रात में खाने में इकट्ठा होंगे ना, तो फिर तुम सबके सामने ये बात करके देखना। हाँ, मैं एक बार ये बात सभी को बोल दूंगी, एक बार सामने रख कर देखती हूँ क्या होता है। कुछ ही देर बाद कविता वहाँ से घर चली जाती है और शाम होते ही रात के खाने की तैयारी करने लगती है। सीता, आज भिंडी रखी तो है, तो आज भिंडी की सब्जी बना लेते हैं। ठीक है दीदी, मैं भिंडी काट देती हूँ, आप रोटी बना लो। वैसे दीदी, आज आपने जल्दी चूल्हा नहीं जला दिया? हाँ सीता, आज मुझे घर वालों से थोड़ा कुछ बात करनी है, उनके सामने एक बात रखनी है। कैसी बात दीदी? जब हम सभी बात करेंगे तो तुम खुद ही जान जाओगी। बस इतना जान लो कि कोई खास बात है। फिर तो ठीक है दीदी, मैं भी जल्दी जल्दी खाना बनवा देती हूँ। पूजा से भी साथ में काम करवा लेते हैं, फिर सब कुछ जल्दी जल्दी हो जाएगा। हाँ दीदी, मैं आ गई हूँ, बताओ भाई क्या करना है, जल्दी जल्दी बताओ, मैं कर देती हूँ। तुम एक काम करो, दाल चावल बना लो। दीदी रोटी बना रही हैं, मैं कुछ देर में सब्जी बना दूंगी। हाँ ठीक है दीदी, मैं बना देती हूँ। कुछ ही देर बाद घर के सभी लोग खाना खाकर इकट्ठा होते हैं, तब कविता अपनी बात रखती है। माँ जी, मैं सोच रही थी अगर हम यहाँ ना रहकर अपने खेत वाली ज़मीन पर रहें तो कैसा होगा? बाहू, ये तो क्या बोल रही, खेत वाली ज़मीन कोई रहने की जगह है? अरे वहाँ पर तो सिर्फ खेती होती है, खेती भाई, हम वहाँ पे कैसे रह सकते हैं? हैं? हाँ माँ जी, लेकिन जिस तरह यहाँ पर गर्मी पड़ रही है, यहाँ तो हम लोगों का बुरा हाल है। दिक्कत तो है, इस गांव में चारों तरफ गर्मी का असर दिखने लगा है। बहू, खेत में रहना आसान नहीं होगा। पापा जी, हमारे खेत के पास नलकूप भी लगा हुआ है, पेड़ की छांव भी है और खेत की सब्जियां भी हुई हैं। बस इस तरह का एक घर की कमी है। अगर वहाँ पर हम एक मजबूत घर बना ले तो वहाँ पर भी हम सुरक्षित तरीके से रह सकते हैं। नहीं बहू, बस, अरे गर्मियों की बात है, फिर सब ठीक हो जाएगा। चलो, अब सभी लोग सो जाओ, सुबह फिर से अपने अपने कामों पर लगना है। अगले दिन नींद पूरी ना होने के कारण रामनाथ जी को उल्टियाँ होने लगती है। तभी रामू, अरे पिताजी, इतनी रात को आपको क्या हो गया? पता नहीं बेटा, अचानक से ही उल्टी उल्टी होने लगी है। लगता है रात की नींद पूरी ना होने की वजह से मुझे मुझे अपाचन हो गया है। वो तो है पिताजी, हमारा घर भी छोटा है, एक घर में सभी लोग सोते, ऊपर से इतनी गर्मी बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती जा रही है। मुझे कल बहू वाली बात याद आ रही है। अगर हम खेत में बड़ा घर बना कर रहें तो हमारी दिक्कतें थोड़ी बहुत तो ज़रूर कम हो जाएंगी। हाँ वो तो है पिताजी, लेकिन अब किसी को खेत में रहना ठीक नहीं लगता, तो फिर कविता की बातें सोचकर क्या ही फ़ायदा। बेटा, अब तो मैं बहू के फैसले से सहमत हूँ, हमें खेत पर रहकर गर्मी काट लेनी चाहिए। रामनाथ के मानने के बाद पूरा घर खेत की तरफ रवाना हो जाता है और वहाँ जाने के लिए तैयारियां शुरू कर देता है। अगले दिन सुबह ही घर के सभी लोग घर का छोटा मोटा बड़ा सामान सभी सोच लेकर खेत की तरफ बढ़ने लगते हैं। खेत पर पहुंचते ही हमें सबसे पहले बांस इकट्ठा करने पड़ेंगे ताकि जल्दी से घर का ढांचा तैयार कर पाए। हाँ दीदी, लेकिन सबसे पहले सुबह का खाना खा लेंगे, तभी कुछ करेंगे। मुझे तो सामान बांधते बांधते भूख लगने लग गई है। ठीक है दीदी, आराम करने के बाद हम सभी मिलकर घर के बारे में सोचेंगे।
कुछ ही देर बाद सभी लोग घर बनाने में जुट जाते। कोई बांस की लकड़ियां लाया तो कोई मिट्टी इकट्ठा करने में लगा हुआ था और कोई पास में नलकूप से पानी में भरता जा रहा था। कुछ ही समय बाद उनका मिट्टी का घर तैयार हो जाता है। तभी कविता जी बोलती है, आज एक रहने लायक घर तो तैयार हो गया। अब धीरे धीरे इस घर को मजबूत करते रहेंगे। दीदी, यहाँ पर तो हम सभी लोग आराम से रह पाएंगे और आराम से घर में सो भी पाएंगे। अरे अब सभी नहीं, केवल औरतें ही घर में सोया करेंगी। हम सभी अपनी अपनी खाट बाहर डालकर सोया करेंगे। इससे ये रहेगा कि हम खेत की रखवाली भी कर पाएंगे और आराम की नींद भी मिल जाएगी। फिर तो और अच्छा है, औरतें आराम से इस बड़े से घर में सो सकती हैं। अगले दिन घर के सभी मर्द खेतों पर काम करने के लिए चले जाते। बहुएं कुछ नया करने के लिए अलग अलग जुगाड़ सोचती। तभी सीता बोलती है, दीदी, हमारी झोपड़ी में अब थोड़ी ठंडक तो रहती है, लेकिन अभी भी पेड़ों के बीच से आने वाली धूप हमारे घर पर पड़ती रहती है। तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना हम अपने घर की छत पर कुछ बेल वाले पौधे लगाएं। इससे ये होगा कि वो हमारी झोपड़ी के ऊपर एकदम चारों तरफ फैल जाएंगे और एकदम छत वाला काम करेंगे और धूप भी नहीं लगेगी और तो और अंदर गर्मी भी कम होगी। हाँ, ये तो सही कह रही है, हम ऐसा कर सकते हैं। तो फिर सोचना क्या है, आज ही मैं कद्दू और तरबूज जैसे फल छत पर लगा देती हूँ। इससे जल्दी से ही हमारी छत बेलों से ढक जाएगी। ठीक है। इस तरह दोनों बहुओं ने मिलकर सब्जियां और फल अपनी झोपड़ी के ऊपर उगा लिए। इस तरह पूरे घर पर फैल गई, जैसे वो कोई घर नहीं बल्कि झोपड़ी के आकार का पेड़ लगने लगा था। धीरे धीरे सभी बहुओं ने खेत में रहने का दौरान उन्होंने कई सारी समस्याओं को ठीक करती रही। एक दिन पूजा नलकूप के पास वाली जमीन पर बैठकर सोच रही थी। तभी कविता जी भी वहां पर आ जाती है। दीदी, देखो ना, ये यहाँ की ज़मीन कितनी ठंडी है। हाँ पूछा, यहाँ की ज़मीन तो हमेशा पानी गिरता रहता है ना, तो इस वजह से ठंडी है, इसीलिए ये अच्छी जगह लग रही है। दीदी, अगर इस नाली की तरह घर में पतली नालियाँ बनाकर हम उससे में रात भर पानी गिरने का जुगाड़ कर दे, तो फिर सोचो हमारे आसपास कितनी ठंडक होने लगेगी। लेकिन ये कैसे होगा? आसान है दीदी, हम एक बांस का स्टैंड बनाकर उसमें एक मटका लटका देंगे, जिसके नीचे छोटा सा छेद कर देंगे। फिर वो जो मटका होगा वो रात भर पानी भरकर छोड़ दिया करेंगे। उससे धीरे धीरे पानी पतली नालियों में बहता रहेगा। इस तरह हमारा घर और बाहर की जगह ठंडी ठंडी रहेगी। वाह पूजा, ये तो एक बहुत अच्छा जुगाड़ है। चल फिर आज हम सब ये मिलकर काम करते, इस जुगाड़ को पूरा करते। इस तरह से तीनों बहुओं ने मिलकर आसपास का वातावरण अब ठंडा बना लिया था। लेकिन अभी भी कई सारी दिक्कतें थी जो खत्म नहीं हो पाई थी। एक दिन घर के सभी मर्द खेतों का काम खत्म करके झोपड़ी के बाहर खाट पर आराम करने के लिए आते। तभी रामनाथ बोलता है, हाँ आज तो कुछ ज्यादा ही काम कर लिया है। हाँ पिताजी, काम करके पूरा शरीर थक गया है। भैया मुझे तो बहुत तेज भूख लग रही है। माँ खाने के लिए कुछ तो बचा है क्या? अगर हो तो दे दो ना। रुक जा बेटा, घर में बहुओं से पूछती हूँ। चलो, इतना तो अच्छा हुआ कि गांव की मुश्किलों से हमें छुटकारा मिल गया। हाँ दीदी, लेकिन यहाँ पर भी हमें अभी बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है ना, इसी वजह से मैं चिंतित हूँ। जो भी हो, अब तो यही रहना होगा। अरे बहू, सुबह का खाना बचा है क्या? बच्चों को भूख लगी, बेचारे काम करके थक के आए हैं, बेचारे बहुत थक गए हैं, उनको भूख लगी हुई है, खाना दे दो। हाँ माँ जी, खाना बचा तो हुआ है, जरा देखना सीता बर्तन में क्या बचा है। दीदी, इसमें तो थोड़ी सी दाल है और सब्जी बची हुई है और रोटी तो ज्यादा बची है। हाँ, ये है खाना। कोई बात नहीं, जितना खाना बचा है उतना थाली में परोस दो, तेरे पापा जी भी खाएंगे तो 4 जनों के लिए थोड़ा थोड़ा खाना निकाल दे। ठीक है माँ जी, मैं अभी निकाल देती हूँ। मैं बाहर जा रही हूँ, थोड़ा उन लोगों के थोड़ा सा पंखा चल देती हूँ, उनको बहुत गर्मी लग रही होगी। तुम खाना लेकर बाहर आ जाना। माँ जी, आप बाहर बोल दो कि ये लोग 2 खाट बिछा ले, मैं अभी खाना लेकर आती हूँ। ठीक है बहू। ये तो पूरी दाल खट्टी लग रही है। हाँ, क्या बना दिया तुम लोगों ने? पिताजी, मुझे लगता है दाल बासी हो गई है। हाँ भैया, मुझे तो सब्जी भी बासी लग रही है।
लगता है गर्मी की वजह से खाना जल्दी खराब हो गया है। छोड़ो छोड़ो छोड़ो, हे भगवान, इस खाने को फेंकवा देते हैं, रोटी प्याज और नमक ही खा लेते हैं। हाँ पिताजी, आप ठीक कहते हैं। अरे बहू, इस थाली के खाने को जरा खेत में फेंका ना। क्यों, क्या हुआ माँ जी, क्या बात है? अरे गर्मी की वजह से पूरा खाना खराब हो गया। अब तो बहुत जल्दी खाना खराब हो जाया करेगा। लगता है खाना ठीक रखने के लिए हमें कोई नया उपाय करना होगा। वैसे भी दोपहर तक सभी भूखे हो जाते, बार बार चूल्हा भी नहीं जला सकते। कुछ तो सोचना पड़ेगा। ला दीदी, मैं खाना फेंक देती हूँ। हाँ ये ले, एक थाली तू ले ले, दो मैं ले लेती हूँ। बहू, खाना जरा दूर फेंकना, नहीं तो घर में ही बदबू आती रहती है। तो दूर फेंक के आना। ठीक है माँ जी। दीदी, मैं तो कहती हूँ एक गड्ढा खोद कर उसमें ही इस खाने को फेंक देते हैं। इससे खाने की बदबू भी नहीं आएगी और किसी के पैर में भी नहीं लगेगा, अन्न का अनादर भी नहीं होगा। हाँ तो ठीक कह रही है, आज यहीं पर फेंक देते, कल एक गड्ढा खोद लेंगे, तब उसी में फेंक दिया करेंगे। ठीक है? ठीक है दीदी। ज्यादा गहरा गड्ढा खोदकर क्या ही करना, इतना बहुत है। लेकिन एक बात तो है, जमीन के अंदर काफी ठंडक लग रही है। क्या हुआ दीदी, आपने गड्ढा खोद लिया क्या? हाँ सीता, देखना मैंने ये गड्ढा खोद दिया है। मैं जमीन के काफी नीचे तक तो आ गई हूँ। अच्छी खासी ठंडक भी है वैसे यहाँ पर। हाँ दीदी, सही बोल रही हो। अरे ठंडक ना होती तो खेत में जो कुत्ते बैठते हैं और वो मिट्टी हटाकर क्यों खोदते हैं? इसीलिए बैठते होंगे क्योंकि उनको ठंडक लगती होगी। सीता, मुझे एक जुगाड़ सूझा है। हम यहाँ की मिट्टी खोदकर अपना देसी फ्रिज बना सकते हैं। ये आप क्या बोल रही हो दीदी? कुछ भी बोलती रहती हो। भला जमीन में गड्ढा खोदकर हम फ्रिज कैसे बना सकते हैं? कुछ भी। अरे सीता, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। देख, मैं बताती हूँ। गड्ढे के अंदर जमीन ठंडी होती है। अगर हम किसी छोटे से मटके के अंदर दाल सब्जी रखकर उसे कपड़े से बांधकर गड्ढे के अंदर रख दे, तो मुझे लगता है कि हमारा खाना जल्दी खराब नहीं होगा। अगर ये जुगाड़ खाने को बेकार होने से बचा सकता है तो बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा। और हुआ ना फिर हमारा जुगाड़ू फ्रिज। हाँ दीदी, फिर तो आपका कहना बिल्कुल सच है। आपने तो सच में हमारे फ्रिज का जुगाड़ सोच लिया है। अगले दिन दोनों ने मिलकर फ्रिज वाला जुगाड़ बनाकर तैयार कर लिया। अरे कविता, दोपहर में खाने के लिए कुछ बचा है क्या? मैं अभी लाती हूँ। भाभी, बस रोटी ही लाना। खाना तो इस समय तक अक्सर बासी हो जाता है, तो खाने का कोई मतलब नहीं। हाँ भैया, बासी खाना खाकर हमें अपनी तबीयत नहीं खराब करनी, रोटी ही लिया दो। अरे देवर जी, आप परेशान ना हो, एक बार खाकर तो देखो। ये बासी खाना अब बिल्कुल बेकार नहीं लगेगा। ये बासी नहीं है बल्कि एकदम अच्छा है, ताज़ा ताज़ा लगेगा। मैंने इसका समाधान भी निकाल लिया है। क्या मतलब भाभी जी? मतलब मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले आप बचा हुआ खाना खाकर बताओ कि वो बासी है, बदबू आ रही है या नहीं। ठीक है भाभी, आप खाना ले आओ। अब कविता उसी गड्ढे में छोटी सी मटकी निकालती है और उसमें रखा हुआ खाना सभी लोगों को परोस देती। फिर सभी लोग खाना खाने लगते हैं। तभी रामू बोलता है, अरे आज तो दाल में कुछ ऐसी बदबू नहीं आ रही है, बल्कि और अच्छा स्वाद आ रहा है। हाँ भैया, ऐसा लग रहा है जैसे दाल जरा सी भी बासी नहीं हुई है। दाल की छोड़ो, अरे ये सब्जी देखो, बिल्कुल ठीक लग रही है। ये सब कैसे हुआ भाभी? ये सब हमारे देसी फ्रिज का कमाल है। हमने जमीन में एक गड्ढा खोद कर उसी में छोटी छोटी मटकियां रख दी और उसमें खाना रख दिया और ऊपर से कपड़े को बांध दिया ताकि हवा भी अंदर ना जाए और ठंडक भी रहे। ओहो, ये बात, सच में तुम्हारे जुगाड़ ने तो आज भर पेट खाना खिलवा दिया। अरे हमारे घर की तरफ तो देख जरा। हाँ, ऐसा हरा भरा घर हमारी बहुओं का कमाल है। आज हम सब ये सब बड़ी बहू की वजह से देख पा रहे हैं। अगर अगर हम आज तक गांव में रहते तो न जाने किसकी किसकी तबीयत खराब हो जाती। हाँ, ये बात तो है। अब यहाँ पर रहकर धीरे धीरे हमारी सारी परेशानियां खत्म हो चुकी है। अगर नहीं भी हुई होगी तो उसके लिए हमारी 3 जुगाड़ू बहुएं हैं ना। बिल्कुल ठीक कहा। इस तरह पूरा परिवार गांव की गर्मी को छोड़कर ठंडे और हरे भरे खेत में रहने लगा। समय के साथ उनको सारी तरीके और सारी चीजें समझ में आने लगती। जीवन को पूरी तरह से वो आसान बना चुके थे और आखिरकार वो खेत के बगल में रहने लगे।
पहाड़ों के पास बसा हुआ छोटा सा गांव कमलपुर हर तरफ से बाढ़ के पानी से घिरा हुआ था। रास्ते टूट चुके थे और पूरा गांव समंदर जैसा दिख रहा था। दीनानाथ के बड़े परिवार के सभी लोग अपने पक्के घर की छत पर जमा है। नीचे का पूरा हिस्सा पानी में डूब चुका है। पांचों बहुएं भी छत पर खड़ी होकर हालात देख रही। तभी दीनानाथ जी बोलते हैं, हे भगवान, ये कैसी आफत आ गई है। पिछले 40 सालों में मैंने ऐसी भयानक बाढ़ कभी नहीं देखी। नीचे का सारा अनाज बह गया और हमारी गाय भैंस भी पानी में गिर गई। अब हम इस छत पर कब तक बचेंगे? बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। हाय राम, मेरे बेटों की पूरी जिंदगी की कमाई एक झटके में डूब गई। चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी दिख रहा है। ना कोई नाव आ रही है और ना ही कोई बचाने वाला दिख रहा है। भूख से बच्चे तड़प रहे हैं। भगवान भगवान, अब तू ही बचा ले हमें। रोने से क्या होगा सरस्वती? रोने से यह पानी कम नहीं होने वाला। मुझे तो यह चिंता खाए जा रही है कि अगर पानी 2 फीट और ऊपर आ गया तो हमारी यह छत भी डूब जाएगी। तब तक अपने पोता पोतियों को लेकर कहाँ जाएंगे हम? तो मैं क्या करूँ जी? एक तो बुढ़ापा, ऊपर से यह काली रात जैसी मुसीबत। घर का सारा राशन नीचे के कमरों में तैर रहा है। बच्चों के लिए एक बिस्किट का टुकड़ा तक नहीं है। ऐसे में रोना नहीं आएगा तो क्या हंसी आएगी? बाबूजी, मैंने तैर कर गांव के कोने कोने तक जाने की कोशिश की, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज है कि कोई भी बह जाए। इस वक्त बाहर जाना सीधे मौत को गले लगाने जैसा है। हम सब यहाँ फंस चुके हैं। भैया ठीक कह रहे हैं, मोबाइल का नेटवर्क भी कल रात से गायब है। सरकारी मदद आने में बहुत दिन लग जाएंगे और तब तक पूरा गांव पानी में समा जाएगा। हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। मैंने तो अपनी तरफ से पूरी जान लगा दी थी लखन। जैसे ही मैं सीढ़ियों के नीचे उतरा, पानी सीधा मेरी छाती पर आ गया। बहाव की इतनी ज्यादा ताकत थी कि मुझे लगा जैसे मैं आज ही बह जाऊंगा। किसी तरह कुंडे को पकड़कर मैं वापस ऊपर आ पाया हूँ। अगर आप जैसा मजबूत इंसान भी पीछे हट गया भैया, तो फिर हम तो कुछ भी नहीं कर सकते। अरे हम तो सोच ही नहीं सकते। हमारी किस्मत ही खराब है। शहर में नौकरी छूटी तो गांव आया था, लेकिन यहाँ भी सुकून नहीं है। यहाँ तो जान के भी लाले पड़ गए हैं। और हमारे खेतों का क्या होगा भैया? धान की जो फसल इस बार इतनी अच्छी हुई थी वो तो पूरी तरह से सड़ जाएगी। बैंक से जो कर्ज लिया था वह कैसे चुकाएंगे? हम तो बाढ़ से बच गए भी गए तो कर्ज के बोझ में हम मर जाएंगे। तुम लोगों को कर्ज की पड़ी है। यहाँ देखो, हम लोगों की जान जा रही है। अरे जान बची तो लाखों पाए। मुझे तो लग रहा है कि ये छत कभी भी गिर सकती है। पुरानी दीवार पानी सोख रही है। मुझे बहुत डर लग रहा है भैया, कोई बचाओ हमें। अरे चुप कर जा शतुक, मर्दों की तरह बर्ताव कर। रोने से कोई रास्ता नहीं निकलेगा। हमें कुछ सोच नहीं होगा। क्या हम लकड़ी के दरवाजे तोड़कर कोई तख्ता नहीं बना सकते क्या, जिस पर बैठकर हम बाहर निकल सके? इतनी तेज लहरों में तो तेरा वो दरवाजा ना, वो तख्ता 1 सेकंड में जाकर बेकार हो जाएगा। अरे बचपना बंद कर और चुपचाप बैठ। इस वक्त सिर्फ भगवान का चमत्कार ही हमें बचा सकता है और कुछ नहीं, समझे? अरे दीनानाथ भाई, अरे तुम्हारी छत थोड़ी ऊंची है, क्या हम भी अपने बच्चों को वहां भेज दें? लेकिन आए कैसे? नीचे 10 फीट पानी है। तुम्हारी 5 बहुएं भी तो छत पर है। अरे कुछ पूजा पाठ करवाओ। इस आफत में औरतें सिर्फ रोने के अलावा और क्या कर सकती हैं? सुखदेव काका, रोने से पानी कम नहीं होगा और ना ही हाथ पर हाथ रखकर बैठने से जान बचेगी। मुसीबत पड़ी है तो हमें भी कुछ बड़ा करना होगा। मेरी सभी बहनें मेरे साथ है। हम यहाँ चुपचाप मरने का इंतजार नहीं करेंगे। अरे दीनानाथ की बड़ी बहू, तुम औरतें घर के अंदर घूंघट में अच्छी लगती हो। ये आफत का समय है, यहाँ बड़े बड़े मर्द कुछ नहीं कर पा रहे तो तुम बड़ी बड़ी बातें कर रही हो हैं? अरे चूल्हा जलाना और बाढ़ से लड़ना तो अलग बातें होती हैं। हाँ काका, जब चूल्हा जलता है तो धुआं से लड़ना पड़ता है, और जब घर पर आफत आती है तो हालत से भी हमें लड़ना पड़ता है। आप देखते रहिए, हम औरतें सिर्फ रोने के लिए पैदा नहीं हुई हैं। आज हम वो करेंगे जो इस गांव ने कभी सोचा भी नहीं होगा।
बिल्कुल सही कहा बड़ी दीदी, रोने का वक्त नहीं है। बापूजी, हमारे घर के पीछे को जो कबाड़ खाना है, वहाँ तेल के बड़े बड़े खाली लोहे के ड्रम है। और पिछले महीने जो घर के काम के लिए लंबे बांस और रस्सियां आई थी, वे सब छत के ऊपर सुरक्षित रखी हुई है। हाँ, मैंने और उर्मिला ने सुबह ही देखा था। वे ड्रम और बांस पानी में आसानी से तैर सकते हैं अगर हम सब मिलकर उन ड्रमों को एक साथ बांधकर और ऊपर से बांस का ढांचा बना दे तो हम सब एक बहुत बड़ी तैरने वाली नाव बना सकते हैं। मैं और मानवी मिलकर सारी रस्सियों को सही नाप से काट लेते हैं। सीता दीदी के हाथ में बहुत ताकत है, वो बांसों को सही आकार में काट लेंगी। हम पांचों मिलकर इस काम को 2 घंटे में पूरा कर सकते हैं। हमें बस आप लोगों का साथ चाहिए। बापूजी, हवा से भरे बंद ड्रम पानी में डूबते नहीं है। अगर हम 8 ड्रमों को चौकोर तरीके से आपस में कसकर बांध दे तो उस पर कम से कम 15 लोग एक साथ बैठ सकते हैं। यह हमारी अपनी नाव बन जाएगी। तुम लोग पागल हो गए हो क्या? इतनी तेज बारिश में जहां मौत सामने खड़ी है, तुम औरतों का दिमाग चलने लगा है, हैं? अरे अगर रस्सियां ढीली पड़ गईं और ड्रम में पानी आ गया और ड्रम अलग हो गया तो हम सब डूब जाएंगे। वह मर्दों का काम है, समझी? हाँ भैया, अरे सही कह रहे हैं। अरे माँ ने तुम्हें हमेशा रसोई संभालना सिखाया है, बाहर से लड़ना नहीं। चुपचाप अंदर कमरे में बैठो और भगवान का नाम लो। हाँ, नहीं तो यह काम तुम्हारे बस का नहीं है। कौशल्या, तुम सुमित्रा और सीता की बातों में मत आओ। तुम समझ क्यों नहीं रही हो? पानी का बहाव बहुत खतरनाक है। अगर तुम लोग नीचे कबाड़ खाने में गई और वहां पैर फिसल गया तो तुम लोगों को बचाने वाला कोई नहीं होगा। जब आप पानी में गए थे तो क्या हम आपको रोकने नहीं आई थी? क्योंकि हमें आपकी ताकत पर भरोसा था। आज आपको हमारी हिम्मत पर भरोसा करना होगा। अगर हम आज कुछ नहीं करेंगे तो वैसे भी इस छत पर भूखे प्यासे मर ही जाएंगे। और भरत जी, आप जो कह रहे हैं कि रस्सियां ढीली पड़ जाएंगी, तो मैं आपको बता दूं कि मुझे गांव के मेले में जाल और रस्सियां बांधने का अच्छा तजुर्बा है। मैंने ऐसी गांठ लगाती हूँ कि वो पानी के बड़े बड़े झटके भी अच्छे से झेल लेगी और नहीं खुलेगी। बापूजी, शहर के कॉलेज में मैंने पढ़ाई की है। मैंने किताबों में पढ़ा है कि बाढ़ के समय कैसे स्थानीय चीजों को एक साथ मिलाकर उससे अपनी जान बचाई जा सकती है। यह कोई पागलपन नहीं है, यह एक वैज्ञानिक तरीका है। आप हम पर भरोसा रखिए। कौशल्या, सुमित्रा, क्या तुम लोग लाज शर्म सब कुछ भूल गई हो इस मुसीबत के समय में? जब तुम्हारे पति और ससुर परेशान हैं, तुम बाहर निकलकर रस्सियां और कुल्हाड़ी उठा रही हो। लोग क्या कहेंगे कि दीनानाथ की बहुएं बाहर में तमाशा कर रही हैं? माँ जी, लोग तब बातें बनाने के लिए जिंदा नहीं बचेंगे जब पूरा गांव डूब जाएगा। जब घर में आग लगती है तो यह नहीं देखा जाता कि पानी कौन डाल रहा है। आज हमारे बच्चों की जान दांव पर लगी है। आपकी ये बहुएं आज घूंघट भी छोड़ेंगी और इस बाढ़ से भी लड़ेंगी। दीनानाथ जी, आप चुप क्यों हैं? कुछ बोलते क्यों नहीं? देखिए अपनी बहुओं को, ये क्या कर रही हैं? पतियों के सामने मुंह जला रही हैं। समाज में हमारी जो इज्जत है उसका तो इन लोगों ने तार तार कर दिया, उसका कचरा बना लिया है। रुको सरस्वती बेटा, अपनी पत्नियों की बात सुनो। जब तुम सब हिम्मत हार कर बैठ गए हो तब इन बहुओं ने रास्ता दिखाया। मानवी की बातों में मुझे दम दिखता है। कौशल्या बेटी, आगे बढ़ो। आज से इस घर का फैसला तुम पांचों लोगी। जाओ अपनी बेड़ी बनाओ, मेरे बेटे भी तुम्हारी मदद करेंगे। बाबूजी, आप ये क्या कह रहे हैं? आप औरतों को इस खतरनाक काम के लिए इजाजत दे रहे हैं? अगर कुछ हो गया तो? अगर कुछ होना होगा तो होगा राम। अरे वैसे भी यहाँ खड़े रहें तो वैसे ही मर जाएंगे, लेकिन मुझे इन बहुओं की आंखों में डर नहीं बल्कि जिद दिखाई दे रही है। और जब औरतें किसी चीज के लिए जिद कर दे तो वो भगवान से भी अपनी बात मनवा लेती है। बेटो, जाओ और अपनी पत्नियों के कहे अनुसार उनका सामान ऊपर लेकर आओ और उनकी मदद करो। ससुर की बात सुनकर पांचों बहुओं को अंदर से जोश आ गया। राम, लखन और भरत भी बहुओं के कहने पर आ जाते हैं और नीचे डूबे कबाड़ खाने से बड़े बड़े तेल के ड्रम खींचकर ऊपर लाते। बारिश के बीच सीता ने भारी बांसों को कुल्हाड़ी से काटना शुरू कर दिया। सुमित्रा और मानवी ने ड्रम को सेट किया और उर्मिला और कौशल्या ने रस्सियों से उन्हें मजबूती से जकड़ लिया।
2 घंटे की मेहनत के बाद एक मजबूत तैरने वाली बेड़ी तैयार हो जाती है। जब उसे पानी में उतारा गया तो वो आसानी से तैरने लगी। तभी सुमित्रा बोलती है, बड़ी दीदी, बेड़ी बिल्कुल तैयार है। इसका बैलेंस एकदम सही है। मैंने ना इसे पानी में हिलाकर देख लिया है। यह लहरों से झटके आराम से झेल पाएगी। तो फिर देर किस बात की, पहली बार में हम गांव के सबसे कमजोर लोगों को निकालेंगे। सबसे पहले हमें सुखदेव काका के घर से उनके बीमार माता पिता और बच्चों को सुरक्षित ऊंचे पहाड़ी वाले स्कूल तक ले जाना होगा। सुमित्रा और सीता, तुम दोनों बेड़ी पर आगे रहोगी। उर्मिला और मानवी, तुम दोनों बीच में बैठकर लोगों को संभालना, उन्हें हिम्मत देना, और मैं पीछे दिशा संभालूंगी। तुम पांचों भाई यहीं छत पर रहो और गांव के बाकी लोगों को हौसला दो कि हम आ रहे हैं। देव भैया, आपकी चिंता के लिए शुक्रिया, लेकिन आपने खुद ही कहा था कि यह काम हमारी बस का ही नहीं है। आज हम ये साबित करना चाहते हैं, तो आप हमारी देखती जाइए कि हम कैसे इन सारी मुसीबतों से लड़ते हैं। हाँ देव भैया, आप यही रहकर माँ और बापूजी का ख्याल रखिए, उन्हें संभालिए। हमारे पास भगवान का आशीर्वाद है और दीदी का भरोसा। हम बहुत जल्दी चक्कर लगाकर वापस आ जाएंगे। भैया अच्छा ही है कि हम नहीं जा रहे। मुझे तो पानी देख कर ही चक्कर आ रहा है। भाभियां सचमुच बहुत बहादुर है। चुप कर शत्रुत, अरे शर्म कर थोड़ी। हमारी पत्नियां पानी में उतर गई हैं और हम यहाँ खड़े हैं तमाशा देख रहे हैं। मुझे तो अपनी सोच पर रोना आ रहा है कि हम इन्हें इतना कमजोर समझते थे। पांचों बहुएं बेड़ी पर सवार होकर पानी में तेज बहाव पर उतर जाती। कौशल्या के इशारे पर बेड़ी धीरे धीरे सुखदेव के घर की ओर बढ़ने लगती। सुखदेव अपनी छत पर खड़ा था, यह सब देख रहा था। बहुओं की सावधानी ने बेड़ी को अच्छे से उसकी छत के किनारे लगा दिया। तभी सुखदेव बोलते हैं, बाबा मुझे माफ कर देना, मैंने हमेशा तुम औरतों को कमजोर समझा और कहा कि तुम सिर्फ चूल्हा चौका ही कर सकती हो, लेकिन आज तुम साक्षात देवी बनकर आई हो। मेरी बूढ़ी माँ और इस छोटी बेटी की जान बचा लो। पानी ऊपर आ रहा है। काका, पुरानी बातें भूल जाइए। इस समय हम सब एक ही परिवार है। सुमित्रा ताई जी, आ जाइए, आ जाइए, उनका हाथ पकड़ो और उन्हें धीरे से इसमें बैठाओ। और मेरा बच्चों को संभाल, उन्हें कंबल उड़ा दे वरना ठंड लग जाएगी, देख कांप रहे हैं। डरो मत बेटा, तुम्हारी चाची आ गई है ना, अब तुम्हें कुछ नहीं होगा। ताई जी, आप आराम से बैठे, बिल्कुल भी नहीं हिलेंगी। आप आराम से बैठे, कुछ नहीं होगा। बेड़ी एकदम सही है। हमारे पास सूखी हुई कुछ रोटियां और गुड़ भी है, पहले आप लोग थोड़ा खा लीजिए। बेटियों, तुम लोगों ने तो आज साक्षात भगवान का रूप दिखाया है। मेरे पैरों मेरे पैर काम नहीं करते। अगर तुम लोग नहीं आती तो मैं इसी पानी में समा जाती। अरे जुग जुग जियो मेरी बच्चियों। ताई जी, आप रोइए मत। आप ये रोने का समय नहीं है। जब तक हम पांचों बहनें जिंदा हैं तो इस गांव में किसी भी बुजुर्ग को कुछ नहीं होने देंगे। मानवी, जरा पानी की बोतल निकालो, ताई जी को प्यास लगी होगी। काका, आप भी बेड़ी में अच्छे से बीच में बैठ जाइए, संतुलन बनाए रखना होगा, ये बहुत जरूरी है। किनारे की तरफ ज्यादा वजन मत डालिए। काका, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं, अपनी जगह पर बने रहिए। हम एक एक करके पूरी गांव को सुरक्षित जगह पर पहुंचा देंगे। जब तक इस गांव का आखिरी इंसान सुरक्षित नहीं हो जाता, हम पांचों बहुएं बिल्कुल भी चैन की सांस नहीं लेंगे। दोपहर से शाम हो गई। पांचों बहुओं ने बिना आराम के लगातार 3 चक्कर लगाए और गांव के करीब लोगों को पहाड़ी पर बने स्कूल तक पहुंचा दिया। गांव के आदमी पहाड़ी पर खड़े होकर उन औरतों की साहस को देख रहे थे, लेकिन अब रात का गहरा अंधेरा छा चुका था और बारिश और तेज हो गई थी। तभी सुभद्रा बोलती है, दीदी, रात का अंधेरा बहुत ज्यादा हो रहा है। टॉर्च की रोशनी भी इस तेज बारिश को साफ से नहीं दिखाई दे रही है। पानी में बड़े बड़े पेड़ बहकर आ रहे हैं, जिससे बेड़ी के टकराने का खतरा है। क्या हमें सुबह तक रुक जाना चाहिए? अगर हम सुबह तक रुक गए तो दीदी, तो निचले हिस्से में 2-3 बार ना घर बचे हैं और वो डूब जाएंगे। मुझे याद है गांव के आखिर में बूढ़ी सुलक्षणा दादी रहती है, और पता है उनका 7 साल का पोता चिंटू अकेले रहते हैं। उनके घर की छत बहुत कमजोर है, वे वहां कैसे फंसे रहेंगे? मानवी ठीक कह रही है, बिल्कुल ठीक कह रही है। हम उन्हें मौत के मुंह में ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते, आराम नहीं कर सकते। मेरी बाबूजी कहते हैं, जब तक दम है तब तक पतवार चलाओगी। दीदी, आप बस रास्ता बताओ, हम अंधेरे में भी निकल जाएंगे।
तो फिर भगवान का नाम लो उर्मिला, अपनी कमर से लालटेन को अच्छे से बांध लो ताकि थोड़ी रोशनी बनी रही। सुमित्रा, तुम आगे से आने वाले मलबे पर नजर रखना। हम सुलक्षणा दादी के घर के पास चलते हैं, उनकी तरफ चलते हैं। डर को बाहर निकाल दो। दीदी, मैंने तो लालटेन को मेज के खूंटे से लगाकर बांध दिया है, लेकिन बारिश इतनी तेज हो रही है कि इसके कांच पर पानी पड़ रहा है। हमें बहुत संभाल कर चलना होगा। तुम लोग फिक्र मत करो, मेरी नजर पानी के बहाव पर है। बस अपने हाथों की पकड़ ढीली मत होने देना। हम सुलक्षणा दादी के घर बस करीब ही है, पहुंचने वाले हैं। रात के इस भयानक सन्नाटे में वह छोटी सी बेड़ी लहरों से टकराती हुई आगे बढ़ रही थी। पानी का बहाव इतना तेज था कि कई बार बेड़ी पूरी तरह से गोल घूम जाती। औरतों के हाथों में छाले पड़ चुके थे, लेकिन फिर रुक नहीं रही थी। अचानक अंधेरे में दूर से एक बच्चे की रोने की आवाज आती है। बचाओ बचाओ, कोई बचाओ, दादी डूब रही है, मुझे बहुत डर लग रहा है। पानी पानी मेरे पैरों तक आ गया है। दीदी देखो, वहाँ वहाँ बाई तरफ वो देखो, सुलक्षणा दादी का कच्चा घर लगभग पूरा डूब चुका है। अरे उसकी छत देखो, उनका दूसरा हिस्सा भी टूटकर पानी में बह रहा है, और उसी पर दादी और उनकी छोटा बेटा चिंटू, वो देखो छोटा वाला, दोनों टिके हुए हैं। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, चलो चलकर देखते हैं। कोई है, मेरे पोते को बचा लो, मैं तो पूरी मर जाऊंगी। हे भगवान, इसको कोई बचा लो, कोई मदद भेज दो। सुमित्रा, बेड़ी को सीधा इस मलबे की तरफ लेकर चलो, बहाव बहुत तेज है। बेड़ी को वहाँ रोकना बहुत मुश्किल होगा। हमें एक ही मौका मिलेगा, जैसे ही हम वहाँ पास पहुँचेंगे तुम दादी को पकड़ना, ठीक है? दीदी संभाल कर, आगे पानी का एक बहुत बड़ा पेड़ बहकर आ रहा है, वो देखो। अगर हम उसे टकरा गए तो हमारी ये नाव टूट जाएगी। जल्दी करो। सुमित्रा, बांस को जमीन से जल्दी धंसाओ। सीता, तुम दाई तरफ देखो, जोर लगाना, और उस पेड़ के रास्ते से उसको हटाओ सामने से। हे भगवान, वरना हम खत्म हो जाएंगे। एक तरफ से तेज बहकर आता हुआ पेड़ था, तो दूसरी तरफ डूबते हुए दादी पोता। कौशल्या ने फौरन बड़ा फैसला लिया। उसने अपने बांस के पेड़ के तने पर धक्का देकर बेड़ी को रुख थोड़ा सा मोड़ लिया। पेड़ बगड़ से निकल गया और थोड़ी देर बाद उनका संतुलन अच्छा हो गया, और फिर उसके बाद वो सुलक्षणा दादी के पास पहुंची। तभी कौशल्या सुलक्षणा दादी को देखकर बोलती है, सीता, मेरे पैर पकड़ो और आगे झुककर चिंटू को खींचती हूँ। चल, हाँ आराम से। और मिला, तुम रस्सी फेंक कर दादी को हाथ में दो। जल्दी करो, वो हिस्सा अब डूबने वाला है, जल्दी करो। दीदी, मैंने तुम्हें मजबूती से पकड़ लिया है, जल्दी जाओ, तुम आगे बढ़ो, कुछ नहीं होगा। चाची बचाओ, मुझे बचाओ, मैं पानी से बहुत डर लगता है, मैं डूब जाऊंगा। बेटा, पहले मेरे बच्चे को ले लो, वह बहुत छोटा है, इसका पूरा शरीर ठंडा के अकड़ चुका है। मुझे छोड़ दो, बस इसे बचा ले जाओ। दादी, हम आप दोनों को बचाएंगे। माँ कभी अपने बच्चों को छोड़कर नहीं जाती। और मिला, रस्सी फेंको। कौशल्या ने अपनी पूरी ताकत लगाकर चिंटू को हवा में उठाते हुए बेड़ी के अंदर खींच लिया, लेकिन ठीक उसी पल एक जोरदार लहर आई। दादी गहरे पानी में समा गई। यह देखकर बहुओं के होश ही उड़ गए। तभी उर्मिला उलझन के साथ बोलती है, दादी पानी में डूब रही है, वे तैरना भी नहीं जानती हैं। हे भगवान, अब क्या होगा? अरे तुम सब बेड़ी संभालो, मैं दादी को लेकर आती हूँ, हम उन्हें जरूर बचाएंगे। नहीं सीता, रुक जाओ, पानी बहुत गहरा है और नीचे बावर में हो सकता है, वहाँ बहुत खतरा है। संभाल कर सीता। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, सीता ने उस खौलते हुए बाढ़ के पानी में छलांग लगा दी। रात का अंधेरा था और पानी के अंदर कुछ भी देखना मुश्किल था। बेड़ी पर मौजूद चारों तरफ की सांसें थम चुकी थी। करीब 20-20 सेकंड तक कोई हलचल नहीं हुई। तभी चिंटू बोलता है, मेरी दादी कहाँ गई? चाची, मेरी दादी को बचा लो, वे पानी में चली गई है, वो मुझसे बहुत प्यार करती है और मैं उनके बिना नहीं रह सकता। चुप हो जाओ बेटा, तुम्हारी सीता चाची आ गई हैं, बस देख वो जा रही है ना, तेरी दादी को अच्छे से लेकर आएंगी, कुछ नहीं होगा, भगवान पर भरोसा रख, और हाँ डरना मत बिल्कुल, ठीक है, हम तुम्हारे साथ हैं। सीता कहाँ हो तुम? आवाज दो, हे भगवान, मेरी बहन की रक्षा करना, वो दूसरों की जान बचाने गई है, उसे कुछ मत होने देना।
दीदी वो देखो, वहाँ कुछ हिल रहा है। वो सीता दीदी है। उन्होंने एक हाथ से दादी को पकड़ रखा है और दूसरे हाथ से तैर रही है। सीता, ये रस्सी पकड़ो, हम तुम्हें खींच लेंगे, हिम्मत मत हारना, बस थोड़ी दूर और। रस्सी रस्सी मेरे मेरे हाथ में दो। दादी बेहोश हो रही, जल्दी करो, हमारे पास वक्त बहुत कम है। हमें दादी को संभालना होगा, सलामत बचाना है। सीता ने अपनी बची हुई ताकत लगाकर रस्सी को पकड़ लिया। चारों तरफ बहुओं ने मिलकर उन्हें बेड़ी के ऊपर खींच लिया। दादी के पेट में पानी था जिसे अच्छे से निकाला गया, जिसके बाद उन्हें होश आ गया। चिंटू अपनी दादी से लिपट गया। पांचों बहुओं की आंखों में फिर से जीत के आंसू थे। तभी सीता बोलती है, दीदी, मैंने कहा था ना, हम किसी को डूबने नहीं देंगे। आज मौत को भी खाली हाथ लौटना पड़ेगा। बस हमें हिम्मत नहीं हारनी। हम पर हालात का सामना डट कर करेंगे। बेटी, तुम औरतें नहीं हो, तुम तो भगवान का रूप हमारी रक्षा के लिए आई हो। अगर आज तुम लोग नहीं आती तो मेरा चिंटू अकेले हो जाता। मेरी जान अब तुम्हारी अमानत है। दादी, आप शांत हो जाइए। जब आप सुरक्षित हैं तो सुमित्रा चलो, बस अब हमें यहाँ से चलना होगा। बेड़ी को अच्छे से चारों तरफ से मोड़ो और पकड़ो आराम से। सुबह होने वाली है और हमें देखना, हम गांव की उस ओर जाएंगे ना तो सब कुछ हो जाएगा। अब तो इस गांव में कुछ भी नहीं बचा है। दीदी, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारा पूरा शरीर बर्फ जैसा ठंडा हो गया है। तुमने आज अपनी जान की भी परवाह नहीं की है। मानवी, जब सामने किसी की जान जा रही हो तो अपनी जान की फिक्र किससे होती है? अगर आज मैं रुक जाती तो जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाती और ना चिंटू से कभी नजरें मिला पाती। धीरे धीरे रात का अंधेरा छटने लगा था और सुबह 6 बज गए। पांचों बहुओं ने अपनी बेड़ी को लाकर पहाड़ी के पास पहुंचा दिया, जहां पूरा गांव लोग जमे हुए थे। जैसे ही लोगों ने यह देखा कि बहुएं दादी और पोते के साथ आ चुकी है और उन्हें बचा लिया गया है, सब जोर जोर से तालियां बजाने लगे और नारे लगाने लगे। तभी दूर से सरकारी सायरन की आवाज आती है। अरे देखो देखो, सरकारी राहत टीम आ गई है। अरे मोटर बोट और बड़े बड़े लाइफ जैकेट भी लेकर आए हैं। गांव वालों, अरे ओ गांव वालों, हम आ चुके हैं। तुम लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हमें खबर मिली थी कि आपका गांव डूब चुका है। हम यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने वाले हैं। कृपया बताइए कि कितने लोग यहाँ फंसे हुए हैं। अधिकारी जी, आपका स्वागत है, लेकिन आपको आने में थोड़ी देर हो गई। हमारे गांव को किसी सरकारी मोटर बोट की जरूरत नहीं। हमारे गांव की जान हमारी इन 5 बहुओं ने बचा ली है। हैं? इस साधारण सी बांस और ये ड्रम से एक बेड़ी बनाकर इन 5 महिलाओं ने पूरे गांव के लोगों को सुरक्षित बचा लिया। ये तो सचमुच एक बड़ी बात है। अधिकारी जी, यह हम सब बहनों की मिलीजुली कोशिश थी। जब इरादे मजबूत हो तो रास्ते खुद ब खुद खुल जाते हैं। हमने सिर्फ इस सही तकनीक का इस्तेमाल किया और अपनी एकता को अपनी ताकत बनाया। जब जान पर बन आए ना तो कोई भी महिला घर के अंदर बंद नहीं रह सकती है। अद्भुत, मैंने अपने पूरे करियर में ऐसे साहस लोग ही नहीं देखे। आप 5 औरतों सच में बहुत अच्छी हो। ये तो चमत्कार जैसा लग रहा है मुझे। दीनानाथ भाई और गांव के सभी लोग, आज मैं अपनी पुरानी सोच पर शर्मिंदा हूँ भाई। अरे मैंने हमेशा सोचा था कि औरतें कमजोर होती, लेकिन आज इन 5 बहुओं ने समझा दिया कि पूरे गांव की जान बचाकर कि आखिरकार औरतें मर्दों से कम नहीं होती हैं। अरे हाँ काका, ऐसा मत कहिए। हम इस गांव की बहुएं हैं, आपकी बेटियां हैं। हमारा फर्ज सिर्फ खाना बनाना नहीं है, आप लोगों की जान बचाना, आप सबकी रक्षा करना भी है। आज अगर हमारे परिवार ने हम पर भरोसा नहीं किया होता तो हम यह नहीं कर पाते। नहीं बेटी, आज से तुम सिर्फ इस घर की बहू नहीं बल्कि पूरे गांव की बहू हो। हम मर्दों का सिर आज तुम्हारे सामने झुक गया है। कौशल्या, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। मैं खुद को ताकतवर मर्द समझता था, लेकिन सच बताऊं तो मैं कुछ नहीं हूं। असली ताकत शरीर से नहीं बल्कि मन और हौसले से आती है। सुमित्रा, तुमने जो रस्सियों की गांठ लगाई थी, सचमुच कमाल कर दिया। मैंने तो इस बारे में नहीं सोचा था कि तुम इतनी अच्छी गांठ लगाओगी और सबकी जान बचाओगी। सचमुच सुमित्रा, सचमुच। लखन जी, माफी मत मांगिए। बस अगली बार जब मैं कोई नया काम शुरू करने वाली हूँ तो मुझे रोकिएगा नहीं, बल्कि मुझ पर भरोसा करके मुझसे वादा करिएगा कि आगे आप कभी ऐसा नहीं करेंगे और मेरा साथ दीजिएगा। सीता, जब तुमने पानी में छलांग लगाई थी तो मेरी जान ही निकल गई थी। तुम कितनी पागल हो। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता?
भारत जी, मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाली हूँ। अभी तो मुझे आपके साथ मिलकर खेतों में फिर से हरा भरा करना है, सब कुछ अच्छा करना है। आपकी पत्नी बहुत ज्यादा मजबूत है। मेरी बच्चियों, मुझे माफ कर दो। मैं हमेशा तुम्हें कायदे में बांध कर रखती थी। आज तुमने हमारे नाम को देश में ऊंचा कर दिया। तुम इस घर की बहुएं ही नहीं, इस पूरे गांव की रक्षक हो। देखा सरस्वती, मुसीबत चाहे जितनी भी बड़ी हो, अगर घर की औरतें साहसी और एक साथ हो तो बड़े से बड़ा तूफान भी रास्ता बदल देता है। आज से हमारे गांव को लोग बाढ़ के डर से नहीं बल्कि इन 5 बहुओं के साहस से जानेंगे। माँ जी, जब हम बहुएं ब्याह कर इस घर में आई थी तो हमने तुलसी के पौधे की तरह सहेज कर रखना सिखाया है ये सब। लेकिन आज इस आफत ने हमें सिखा दिया कि जरूरत पड़ने पर सिर्फ आंगन की तुलसी ही नहीं बल्कि पूरे गांव को बचाने वाला बरगद का पेड़ भी बनना पड़ता है हमें। हाँ बेटी, आज मेरी आंखें खुल गई। मैं तो पुराने जमाने की दकियानूसी सोच के साथ जी रही थी कि बहुएं सिर्फ पर्दे में रहना चाहिए और उनको बाहर नहीं निकलना चाहिए, बल्कि तुम लोगों ने तो आज बहुत हिम्मत दिखाई और मेरा गर्व से सर ऊंचा कर दिया है। माँ, सिर्फ हमारा ही घर नहीं बल्कि आज तो पूरा कमलपुर इन 5 भाभियों और सुमित्रा के आगे नमस्तक कर रहा है। अरे सुखदेव काका जैसे लोग जो कल औरतों को कमजोर समझकर उन्हें ताने मारते थे, आज उनके पैर छूने के तैयार हैं। बिल्कुल सही कहा लखन। आज से हमारे घर का हर बड़ा फैसला, चाहे वो खेती हो या बाहर का काम, इन बहुओं की सलाह के बिना कुछ नहीं लिया जाएगा। समय बीतता है और बाढ़ का पानी भी उतर जाता है। गांव फिर से पहले जैसा हो जाता है, लेकिन वह तैरती हुई बीड़ी आज भी गांव के चौराहे पर रखी हुई है, जो सबको याद दिलाती कि संकट के समय जब सब कुछ हिम्मत हार चुके थे और सभी कुछ खत्म होने वाला था, तब 5 बहुओं के अटूट हौसले और एकता ने पूरे गांव को एक नया जीवन दिया। धन्यवाद। अरे नैना, इस कटोरे में क्या लेकर आई हो? आज कुछ घर में नया बना है क्या? नहीं नहीं, कुछ नहीं, बस ये थोड़ा सा अचार था। अच्छा, वैसे भी खुशबू तो काफी अच्छी आ रही है। रुको मैं जरा चख कर देखता हूँ। हाँ क्यों नहीं, खाकर देखो ना। रोटी और दाल के साथ मिलाकर खाना और ज्यादा टेस्टी लगेगा। हाँ, सच में काफी ज्यादा टेस्टी लग रहा है। वैसे कहाँ से खरीद कर लाई हो इसे? अरे आप तो कुछ भी बोलते रहते हो, हर चीज खरीदने की थोड़ी होती है। इसे तो मैंने अपने हाथों से आपके लिए बनाया था। ओह अच्छा, सच में काफी ज्यादा टेस्टी है। क्या बात है, तुम इतना टेस्टी अचार भी बनाती हो? मुझे तो आज ही पता चला। शुक्रिया जी, जो आपने मेरा अचार पसंद कर लिया। अच्छा सुनो नैना, मैं कह रहा था कि कल मेरा दोस्त नीलेश आने वाला है, तो उसके लिए खाने पीने का इंतजाम पहले से कर लेना। ठीक है जी। अगले दिन शैलेश रास्ते से ही नीलेश को लेकर घर आता है। चल यार, कुछ खा पी लेते, फिर आराम से बातें कर लेंगे। हाँ क्यों नहीं। अरे नैना, टेबल पर खाना ले आओ। ठीक है जी, अभी लाई। और बता यार, भाभी ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। और तू बता, तेरा बिजनेस कैसा चल रहा है? बढ़िया चल रहा है यार, बस खाने पीने के प्रोडक्ट्स की शुरुआत की, देखते क्या रिस्पॉन्स आता है। ये लीजिए। और हाँ, मैं आपका पसंदीदा अचार भी लेकर आई हूँ। भैया आप भी लेंगे क्या? हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल। अगर ये अचार शैलेश का पसंदीदा है तो एक बार मैं भी इसे चखकर जरूर देखूंगा। हाँ क्यों नहीं, लीजिए ना, मैं आपकी प्लेट में परोस देती हूँ। अरे वाह भाभी, ये तो सच में बहुत ही ज्यादा टेस्टी अचार है। क्या बात है, आपके हाथों में तो जादू है। शुक्रिया भैया। इस तरह से नीलेश को अब अचार की आदत पड़ गई थी, इसलिए वो शैलेश के घर अक्सर आया जाया करता था। एक बार जब नैना के पास अचार नहीं होता तो नीलेश उसे अचार का सारा सामान ला कर दे देता और अचार बनाने को बोलता। कुछ दिन बाद जब वो वापस अचार के लिए आता है तब, भाभी आपका अचार भी ले आना। अब बड़े दिन हो गए मैंने आपके अचार को नहीं चखा, आज तो मैं आपका अचार चखकर ही जाऊंगा। जी वो लेकर ही आ रही थी। वैसे आज मैंने अचार से ज्यादा टेस्टी कुछ बनाया है। आज मटर पनीर की सब्जी और पूरी बनी है, तो अचार को छोड़िए ना, इसे खाइए। नहीं भाभी, ये सब तो मैं रोज घर में खाता हूँ, पर जो आपका अचार है उसकी बात ही अलग है। मुझे आपका अचार ही खाना है, वो बड़ा ही अच्छा लगता है। अरे यार, नीलेश जी ने मुझे तो फंसा ही दिया। अब क्या करूं, अब मेरा वाला अचार देना ही पड़ेगा। अरे क्या हुआ भाभी जी, जल्दी करो ना, मुझे आपके अचार की तलब हो रही है।
इस तरह से नैना ने नीलेश को अपना अचार लाकर दे दिया, लेकिन ये वाला अचार एकदम घटिया था, जिसकी वजह से नीलेश ने उसकी बुराई कर डाली। अपनी बुराई सुनकर नैना शर्मिंदा हो गई और उसने सच बता दिया। सॉरी जी, मैंने आप दोनों से झूठ बोला था कि वो पहले वाले अचार मैंने बनाए थे। दरअसल इस बार का अचार मैंने बनाया था, इसलिए आपको बिल्कुल पसंद नहीं आया। सच कहूँ तो मुझे अचार बनाने ही नहीं आता। नैना की बात सुनकर शैलेश और नीलेश को बुरा लगा। अगर पहले के अचार नैना ने नहीं बनाए थे तो किसने बनाए थे? क्या नीलेश ने अचार बनाने वाले के बारे में जानने की कोशिश की? किस तरह उन अचार बनाने वाले का जीवन नीलेश के बिजनेस का हिस्सा बन गया? आखिर कैसे एक गरीब का परिवार आम की गुठली, छिलके और शहद और आम के पन्ने से भरपूर अचार के बिजनेस से खुद का पक्का घर बना लेता है? आज की कहानी काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इस कहानी को शुरू से आखिर तक जरूर देखें। तो चलिए इस कहानी को समझने के लिए फ्लैशबैक में चलते हैं। अरे सुमित्रा, मैं जरा इसी गांव में पच्छम के घर जा रहा हूँ, थोड़ी देर से आ जाऊंगा, जब तक तू अपना घर का काम कर ले। अच्छा, कोई काम था क्या? हाँ, वो खेत में बीज का पता करने जा रहा था। पिछली बार उनकी फसल बहुत अच्छी हुई थी, तो हम भी इस बार उन्हीं के बीज बोएंगे। जरा बीज के बारे में ही पता करने जा रहा था मैं। ठीक है जी, आप जाओ और हाँ जल्दी आ जाना, कहीं पूरा दिन वहीं पर मत बिता देना। हाँ ठीक है, वो जरा मेरा गमछा तो लेकर देना। आज तो नमक भी खत्म हो गया है, हल्दी और मसाला भी थोड़ा सा ही बचा है। लगता है बाजार जाना पड़ेगा। धीरज, नीरज और लोकेश तो खेत से आकर थक जाते हैं, वो कहाँ जाएंगे बाजार, मैं ही चली जाती हूँ। अरे चाची आप? हाँ बेटा, थोड़ा सामान खरीदना है तो उसी के लिए आई थी। हाँ क्यों रहे, वैसे भी चाची आज तो हर चीज में बढ़ोतरी हो गई है। पता नहीं महंगाई भी एकदम से क्यों बढ़ जाती है, हैं? लेकिन आप चिंता मत करो, आपको तो बस नमक, हल्दी और कुछ मसाले ही लेने, तो ये सब में तो सिर्फ 2 रुपए का ही बढ़ोतरी आया है। ठीक है बेटा, तो मुझे एक पैकेट नमक, हल्दी, 100 ग्राम जीरा दे दो। ये लो चाची, आपका सारा सामान पैक हो गया है। ठीक है बेटा, ये ले तेरे पैसे। अब सुमित्रा अपना सामान लेकर घर की तरफ जाने लगती है, लेकिन रास्ते में धूप के कारण उसे चक्कर आने जैसा लगता है। हे भगवान, ये धूप तो किसी की भी तबीयत खराब कर देगी। ऊपर से चारों तरफ गर्म हवा चल रही है। बस कुछ दूर और चलना है, फिर थोड़ा आराम कर लूंगी। पता नहीं आज चक्कर क्यों आ रहे हैं मुझे। कुछ दूर चलने के बाद अब तो मुझसे चला भी नहीं जा रहा। ऐसा लग रहा अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो नीचे गिर जाऊंगी। नहीं नहीं नहीं, मैं आगे नहीं जा सकती। मैं यहीं पर थोड़ी देर के लिए बैठ जाती हूँ। क्या बात है, आज माँ अभी तक खाना नहीं लेकर आई? उन्हें आने में इतनी देर क्यों लग रही है? हो सकता है वो दूसरे कामों में व्यस्त हो गई हूँ और लाना भूल गई हूँ। मैं एक काम करता हूँ, खुद ही जाकर घर से खाना लेकर आ जाता हूँ। अरे भैया क्या हुआ, आप कहाँ जा रहे हो? नीरज, मैं घर जा रहा हूँ। लगता है माँ अपने काम में फंस गई होंगी, तो उन्होंने शायद खाना लाने में थोड़ी देर हो जाएगी। तो एक काम करता हूँ, मैं खुद ही जाकर लेकर आता हूँ। जब तक तुम दोनों आराम से काम कर लो, मैं तुम्हारा और मेरा खाना भी लेकर थोड़ी देर में आ जाऊंगा। ठीक है, कोई बात नहीं, आप जब तक लेकर आइए आराम से, हम तब तक खेत के कुछ काम निपटा लेते हैं। अरे माँ, तू यहाँ क्या हुआ तुझे? तू ठीक है ना? अब बेटा, मैं जरा घर के कुछ सामान लेने दुकान गई थी। आते समय थोड़ा चक्कर आने लगे थे, इसलिए यहीं पर बैठ गई। अरे अरे, ये क्या बात हुई? मुझे बताना चाहिए था। गर्मी इतनी बढ़ गई है और बाहर बहुत तेज धूप है। तेरा इस उम्र में धूप में यूं आना जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर कुछ सामान लाना होता है तो हमें बता देती, कल सुबह हम खरीद लाते। अच्छा चल, वो सब छोड़, चल मैं तुझे पकड़ा कर ले चलता हूँ। चल चल, हाँ आराम से चल। माँ को घर छोड़ने के बाद धीरज खाना लेकर खेत पहुँचता है। अगले दिन से सभी भाई माँ को आराम देने के लिए खुद ही खाना बनाने लगे। लेकिन अगले दिन जब सुमित्रा घर के बाहर झाड़ू लगा रही थी, तभी अचानक नीचे गिर गई। कई घंटों तक वो नीचे ही पड़ी रही। अब उसके तीनों बेटे वहाँ पहुँचे तो दौड़कर उसके पास गए। हे भगवान, ये माँ को क्या हो गया? माँ यहाँ पर क्यों गिरी पड़ी है? माँ उठो माँ, क्या हुआ माँ? लगता है माँ को चक्कर आ गया है। रुको भैया, मैं अभी पानी लेकर आता हूँ। माँ कुछ तो बोलो, क्या हुआ है तुझे? नहीं, ये नहीं हो सकता। क्या हुआ भैया?
क्या नहीं हो सकता? लोकेश, माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। उठो माँ, तुम हमें छोड़कर नहीं जा सकती माँ। उठो, भगवान के लिए अपनी आंखें खोल दो माँ। हे भगवान, ये तूने क्या अटका डाला। इन बच्चों को रोता देखकर तो मुझसे नहीं रहा जाता। अगर मैंने हिम्मत नहीं की तो ये सभी टूटकर बिखर जाएंगे। मुझे इन्हें संभालना ही होगा। माँ तुझे अचानक क्या हो गया माँ? शांत हो जाओ बेटा। जो होना था उसमें सिर्फ भगवान की ही मर्जी थी। अब होनी को कौन डाल सकता है? तुम सबको हिम्मत करनी होगी। मैं तुम्हारे पास हूँ तो तुम्हें दुखी होने की कोई बात नहीं है। कुछ समय बाद सभी ने खुद को संभाला और माँ का अंतिम संस्कार कर दिया। समय बीतता गया और सभी को काम धंधे में परेशानी होने लगी। इसी के चलते बिजरपाल ने एक एक करके अपने तीनों बेटों की शादी कर दी। अब घर में 3 बहू आने के बाद जिम्मेदारियां सभी में बंट गईं। एक दिन वो तीनों लकड़ियां लेने पास के ही बगीचे में जाती हैं। अरे वाह, यहाँ तो छांव में कितनी अच्छी हवा चल रही है। कुछ देर इस पेड़ के नीचे बैठ लेते हैं, फिर लकड़ियां काट कर लेकर घर जाएंगे। वैसे दीदी, हमारे घर में सासू माँ के ना होने से कितना सूना लगता है ना। हाँ, सो तो है। अब क्या करें, हमारे नसीब में यही घर लिखा था तो मिल गया। ठीक ही तो है हमारा नसीब। मैंने सुना है घर में सास होने पर हर काम के लिए ताने सुनने पड़ते हैं। नहीं ज्योति, हर किसी की सास एक जैसी नहीं होती। हो सकता है हमारी सास हमें बेटियों की तरह प्यार करती। अरे ये देखो दीदी, ये तो आम गिर रहे हैं। लगता है हवा की वजह से इस आम के पेड़ से आम गिरने लगे हैं। हाँ, जरा इन्हें उठाकर तो ला। चल एक एक करके चक्कर देखते हैं। आम तो अच्छे लग रहे हैं। तू भी खाना, फिर बाकी के आम घर ही ले चलते हैं। अगले दिन गांव में खबर फैली कि एक आदमी गर्मी की लू से मर गया। ये सुनकर देवरानी और जेठानी को अपने पति की चिंता होने लगी। हे भगवान, न जाने उस बेचारी की पत्नी का क्या हाल होगा। दीदी, कहीं हमारी सासू माँ को भी तो लू नहीं लग गई थी ना? हाँ, हो भी सकता है, लेकिन अब से हमें खुद और अपने परिवार का ख्याल रखना होगा। हाँ ज्योति, तू ठीक कहती है। मेरे मन में ना एक ख्याल आया है। जो आम कल हम लेकर आए थे ना, उसका पन्ना बना लेते हैं और खेत पर जाते समय हम उन्हें दे देंगे। सुना है आम का पन्ना लू लगने से बचाव करता है। हाँ दीदी, आपने सही कहा। इससे हमारी पतियों को लू भी नहीं लगेगी। ये खेतों की एक ही प्रकार की सब्जी खा खाकर तो मेरा मन ही उग गया है। अब क्या करें दीदी, हमें जो मिलता है बनाने को उसे ही बना लेते हैं। कोई बात नहीं ज्योति, अब हमारे घर की हालत वैसी नहीं है कि रोज बाजार से तरह तरह की चीजें मिल सके। हमारे आने से थोड़ा खर्चा भी तो बढ़ गया ना, तो हमें अपने पतियों की हालत को सोचकर घर में जो भी है रूखा सूखा उसी में संतुष्ट रहना होगा। ठीक कहती हो दीदी, वैसे भी पेट ही तो भरना है, इसमें क्या बहस करनी। हम सभी अपने मन को समझा ही लेंगे। अच्छा सुनो, घर में कुछ आम है ना, उनकी चटनी बना लेते हैं। हो सकता है थोड़ा मन बदल जाए। ठीक है दीदी, आप लोग खाना निकालो, मैं अभी चटनी पीस कर लाती हूँ, फिर हम एक साथ मिलकर खाएंगे। अरे वाह, ये तो बड़ी ही स्वादिष्ट चटनी बनी है। हाँ दीदी, कहाँ हम एक ही सब्जी से बोर हो गए थे, इस चटनी ने तो हमें अलग ही स्वाद चखा दिया। हाँ सही है, अब तो आम का सीजन भी चल रहा है, तो बाजार में आम सस्ते भी मिल रहे होंगे। हाँ क्यों नहीं, हम कुछ पैसे बचाकर बाजार से आम खरीद लेते हैं, फिर उनका अचार बना लेंगे। कुछ दिन बाद तीनों ने मिलकर अचार तैयार कर लिया और डिब्बे में रख दिया। लेकिन डिब्बे में रखा अचार बेस्वाद सा लग रहा था। किसी को पसंद न आने पर लोगों ने उसे मजबूरी में खाकर खत्म करना ही समझा। एक दिन ज्योति मटके का पानी सभी को देकर खुद पी रही थी। दीदी, ये जो हमारे घर का मटका है ना, किसी फ्रिज से कम नहीं है, बस इसमें बिजली का तार ही नहीं है, यही एक कमी रह गई है इसमें। अरे दीदी, आप भी ना, कहाँ फ्रिज कहाँ ये मटका। फ्रिज में हम खाना और फल रख सकते हैं और ज्यादा ठंडा पानी कर सकते हैं। इस मटके में आप उसके जैसी कौन सी बात दिख गई। सही बात है। वैसे भी अगर मटका ही फ्रिज बन जाता तो फ्रिज बनाने वाली कंपनियां क्या आम अचार डालने के लिए खुली रखती। हाँ दीदी, आपने ठीक कहा, मैं तो बस ऐसे ही मजाक कर रही थी। आप भी ना दीदी अजीबोगरीब मजाक करती रहती हो। हमारा मटका वैसे चमत्कारी है, खुद बाहर की हवा सोखकर अंदर के पानी को अपने ही ठंडा कर देता है।
हवा अंदर जाने की बात से मुझे कुछ याद आया। कहीं हमारे डिब्बे वाले अचार में हवा ना जाने की वजह से तो अचार नहीं खराब हो गया ना? हाँ, हो भी सकता है। किसी चीज को एकदम से बंद कर दो तो उसमें बदबू तो आने ही लगती है। हाँ, ये तो है। अगर हम अपना अचार मटके में बनाकर रखें और ऊपर से सूती कपड़ा से बांधें तो कैसा रहेगा? फिर तो मटके के ऊपर और चारों तरफ से उसमें हवा जाएगी। इससे अचार बदबू भी नहीं करेगा और अच्छा भी लगेगा। इस तरह से तीनों ने मिलकर इस बार ज्यादा अचार बनाया और तीनों मटकों में भरकर रख दिया। एक दिन उनकी पड़ोसन नैना मटके देखकर उनके घर के बाहर आती है। अरे मोनिका, ये तुम लोगों ने मटकों में क्या रख दिया? हाँ दीदी, ये हमने अचार बनाया था जो उसी को थोड़ा धूप दिखा रहे हैं। अच्छा, वैसे खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, जरा एक चखाओ तो मुझे। हाँ दीदी, अभी देती हूँ। अरे ज्योति, जरा घर में से एक कटोरी तो लाना। हाँ दीदी, ये लो कटोरी। ये लो दीदी, खाकर देखो और हमें भी बताओ कि हमारा अचार कैसा बना है। वाह, मजा आ गया। ये तो बहुत ही टेस्टी लग रहा है। सच में तुम्हारा अचार तो बहुत ही अच्छा है। शुक्रिया दीदी। अच्छा सुन, अगर कोई बड़ी कटोरी हो तो उसमें जरा थोड़ा अचार और दे देना। तेरे भैया भी जरा थोड़ा सा चख लेंगे। अच्छा ठीक है, मैं अभी आपको देती हूँ। चल ठीक है मोनिका, मैं थोड़ी देर बाद तेरी कटोरी साफ करके दे जाऊंगी। नैना का परिवार मोनिका के परिवार से थोड़ा अलग था। नैना के घर में सब कुछ स्टैंडर्ड जैसा होता था। शाम को नैना ही अचार अपने पति को परोसती है। अरे नैना, इस कटोरी में क्या लेकर आई हो? आज कुछ घर में नया बना है क्या? नहीं नहीं, कुछ नहीं, बस ये थोड़ा सा अचार था। अच्छा, वैसे भी खुशबू तो काफी अच्छी आ रही है। रुको, मैं जरा चक्कर देखता हूँ। हाँ क्यों नहीं, खाकर देखो ना। रोटी और दाल के साथ मिलाकर खाना और ज्यादा टेस्टी लगेगा। हाँ, सच में काफी ज्यादा टेस्टी लग रहा है। वैसे कहाँ से खरीद कर लाई हो इसे? अरे आप तो कुछ भी बोलते रहते हो। हर चीज खरीदने की थोड़ी होती है। इसे तो मैंने अपने हाथों से आपके लिए बनाया था। ओह अच्छा, सच में काफी ज्यादा टेस्टी है। क्या बात है, तुम इतना टेस्टी अचार भी बनाती हो? मुझे तो आज ही पता चला। शुक्रिया जी, जो आपने मेरा अचार पसंद कर लिया। अच्छा सुनो नैना, मैं कह रहा था कि कल मेरा दोस्त नीलेश आने वाला है, तो उसके लिए खाने पीने का इंतजाम पहले से कर लेना। ठीक है जी। अगले दिन शैलेश रास्ते से ही नीलेश को लेकर घर आता है। चल यार, कुछ खा पी लेते, फिर आराम से बातें कर लेंगे। हाँ क्यों नहीं। अरे नैना, टेबल पर खाना ले आओ। ठीक है जी, अभी लाई। और बता यार, भाभी ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। और तू बता, तेरा बिजनेस कैसा चल रहा है? बढ़िया चल रहा है यार, बस खाने पीने के प्रोडक्ट्स की शुरुआत की, देखते क्या रिस्पॉन्स आता है। ये लीजिए। और हाँ, मैं आपका पसंदीदा अचार भी लेकर आई हूँ। भैया आप भी लेंगे क्या? हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल। अगर ये अचार शैलेश का पसंदीदा है तो एक बार मैं भी इसे चखकर जरूर देखूंगा। हाँ क्यों नहीं, लीजिए ना, मैं आपकी प्लेट में परोस देती हूँ। अरे वाह भाभी, ये तो सच में बहुत ही ज्यादा टेस्टी अचार है। क्या बात है, आपके हाथों में तो जादू है। शुक्रिया भैया। इस तरह से नीलेश को अब अचार की आदत पड़ गई थी, इसलिए वो शैलेश के घर अक्सर आया जाया करता था। एक बार जब नैना के पास अचार नहीं होता तो नीलेश उसे अचार का सारा सामान लाकर दे देता और अचार बनाने को बोलता। कुछ दिन बाद जब वो वापस अचार के लिए आता है तब, भाभी आपका अचार भी ले आना। अब बड़े दिन हो गए मैंने आपके अचार को नहीं चखा। आज तो मैं आपका अचार चखकर ही जाऊंगा। जी वो लेकर ही आ रही थी। वैसे आज मैंने अचार से ज्यादा टेस्टी कुछ बनाया है। आज मटर पनीर की सब्जी और पूरी बनी है, तो अचार को छोड़िए ना, इसे खाइए। नहीं भाभी, ये सब तो मैं रोज घर में खाता हूँ, पर जो आपका अचार है उसकी बात ही अलग है। मुझे आपका अचार ही खाना है, वो बड़ा ही अच्छा लगता है। अरे यार, नीलेश जी ने मुझे तो फंसा ही दिया। अब क्या करूं? अब मेरा वाला अचार देना ही पड़ेगा। अरे क्या हुआ भाभी जी, जल्दी करो ना, मुझे आपके अचार की तलब हो रही है। इस तरह से नैना ने नीलेश को अपना अचार लाकर दे दिया, लेकिन ये वाला अचार एकदम घटिया था, जिसकी वजह से नीलेश ने उसकी बुराई कर डाली। अपनी बुराई सुनकर नैना शर्मिंदा हो गई और उसने सच बता दिया। सॉरी जी, मैंने आप दोनों से झूठ बोला था कि वो पहले वाले अचार मैंने बनाए थे। दरअसल इस बार का अचार मैंने बनाया था, इसलिए आपको बिल्कुल पसंद नहीं आया। सच कहूँ तो मुझे अचार बनाने ही नहीं आता।
उधर देवरानी और जेठानी अपने पहले अचार से बोर होकर कुछ अलग ही सोच रही थी। मैं सोच रही थी कि हम अपने अचार में कुछ और नयापन लाएं क्या। क्या मतलब दीदी? मतलब कि जो हम बनाते हैं वैसा अचार तो हर कोई बना लेता है। मैं सोच रही थी कि हम अपने मसालों में कुछ और चीजें जोड़ें, जैसे उसका स्वाद और बढ़ जाए और हमें अचार बोर जैसा भी ना लगे। लेकिन हम अचार के मसाले में और क्या डाल सकते हैं? देखो, हम एक काम करते हैं, आम के छिलके को छीलकर उसे सुखाकर पीस लेते हैं और उसे मसाले में डालकर फिर अचार बनाकर देखते हैं। हाँ, एक बार तो कोशिश करने में क्या ही जाता है। लेकिन दीदी, पहले आप एक ही मटके में अपना जुगाड़ लगाकर देखो, क्या पता सभी को ऐसा अचार पसंद ना आए। हाँ, ये भी ठीक है। इस तरह से मोनिका ने एक मटके में अपने जुगाड़ वाला अचार बनाया तो लोगों ने थोड़ा बदलाव देखा। फिर कुछ दिन बाद कल्पना ने भी कुछ सोचा। दीदी, मैंने कुछ सोचा है, मैं आम की कच्ची गुठलियों को पीसकर उसे भी मसाले में मिलाकर देखती हूँ। हाँ, क्यों नहीं? जब मैंने बनाकर देख लिया तो तू भी अपना कुछ बना लेना। हाँ दीदी, मैं तो सोच रही हूँ कि आपका भी अचार टेस्ट करके देख ही लेती हूँ। अरे कल्पना, तूने अपने जुगाड़ वाला अचार बनाया कि नहीं? हाँ दीदी, बना दिया। बस मैं आज खाने पर सभी को देने वाली हूँ। आप लोग भी मेरे अचार को स्वाद करके बताना। ठीक है। आज मैंने आप सभी के लिए अपने तरीके से कुछ अलग अचार बनाया है। आप लोग टेस्ट करके जरूर बताना कि कैसा बना है। हाँ क्यों नहीं, पहले थाली में अचार तो परोसो। हाँ हाँ, अभी देती हूँ। वाह भाभी, आपने तो अचार में कुछ अलग ही स्वाद बना दिया है। सच में बहुत अच्छा बनाया अचार। शुक्रिया देवर जी। कुछ दिन बाद जब सभी के लिए पन्ना बन रहा था तो ज्योति सबके लिए पन्ना बनाने में बिजी थी। दीदी, आज मैं सोच रही थी कि पन्ना में थोड़ा शहद डालकर देखते हैं। मीठा डालना ठीक रहेगा क्या? दीदी, एक बार शहद वाला पन्ना पीकर देखते हैं, क्या पता पसंद आ जाए। ज्योति, तुम बना लो पन्ना। बड़ी दीदी, पहले आप ही पीकर बताओ कैसा बना है। अरे, ये तो खट्टा मीठा सा स्वाद आ रहा है। अच्छा बना है यार, एकदम वैसा ही बना है जैसे मैंने अपनी कल्पना में सोचा था। इसलिए तो मेरा नाम कल्पना है, क्योंकि तू हर बात की कल्पना ज्यादा करती है। दीदी, एक बात कहूँ, अगर मैं भी इस पन्ने से अलग हांडी में अचार बनाऊं तो? वैसे आइडिया अच्छा है, अगर तूने इस पन्ने को अचार में मिला दिया तो अलग ही स्वाद आ जाएगा। कुछ दिन बाद ज्योति ने भी अपना अचार बना डाला। उसका अचार भी सभी को बहुत पसंद आया। एक दिन अचानक नीलेश उनके घर पहुंचता है। मोनिका, कल्पना और ज्योति जी, आप ही हो ना? हाँ जी, कहिए, आप कौन? मैं आपके पड़ोस में रहने वाली नैना जी का रिश्तेदार हूँ। एक बार भाभी ने मुझे आप ही के अचार खिलाए थे। मैं एक बिजनेसमैन हूँ। अगर आपको एतराज ना हो तो क्या आप मेरे लिए अचार बनाने का काम करेंगी? दरअसल मुझे आपका अचार मार्केट में उतारना है। इसके बदले मैं आपको अच्छे पैसे दूंगा। क्या हमारे अचार के बदले हमें पैसे मिल सकते हैं? जी बिल्कुल। तभी देवरानी और जेठानी के पति भी वहाँ पहुँच जाते हैं। आप कौन? ये हमारे पड़ोसी के रिश्तेदार हैं। ये अपने बिजनेस में हमारा अचार मांग रहे हैं और बदले में हमें पैसे भी दे रहे हैं। क्या तुम सच बोल रही हो? हाँ जी, अगर आपको एतराज ना हो तो आपकी पत्नियां मेरे लिए काम कर सकती है। हाँ क्यों नहीं, लेकिन हमारी घर की बहुएं काम करने बाहर नहीं जाती। अरे कोई बात नहीं, आप परेशान न होइए। इन लोगों को बस घर में अचार बनाना है, बाकी सामान मैं इन्हें लाकर खुद दे दूंगा। फिर तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारी बहुएं आपके लिए काम जरूर करेंगी। इस तरह से मोनिका, कल्पना और ज्योति नीलेश के बिजनेस के लिए अलग अलग वैरायटी में अचार बनाने लगे। उनके अचार के स्वाद ने लोगों का मन लुभाया और नीलेश का बिजनेस एकदम से ऊपर उठ गया। इस तरह से मोनिका, कल्पना और ज्योति महीनों का 40,000 रुपए कमाने लगी। कुछ ही समय में उनके परिवार ने नया घर बनवा लिया और गांव में आराम की जिंदगी जीने लगे। हर बात पर तमाशा खड़ा करने वाला ससुराल। आरती, ये चाय तुमने बनाई है ना? इतनी फीकी क्यों है? कोई स्वाद ही नहीं आ रहा। घर में काम करते वक्त ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? माँ जी, मैंने ठीक से ही तो बनाई थी। अगर चीनी कम है तो अभी डाल देती हूँ। इतनी सी बात पर आप नाराज मत होइए। चाय की एक चुस्की ने फिर से माहौल गर्म कर दिया और ये कोई पहली बार नहीं था और शायद आखिरी भी नहीं।
इस घर में एक छोटी सी गलती को भी बड़ी बना दी जाती थी। आरती की बातें सुनकर सीमा कहती है, माँ जी ठीक कह रही हैं आरती, काम में थोड़ा और ध्यान रखना चाहिए। अगर ऐसे ही रसोई बनाने की तुम्हारी आदत रही तो किसी दिन मेहमान आएंगे तो क्या कहेंगे? दीदी, रोज रोज सुनकर अच्छा नहीं लगता। मैं सीख रही हूँ, पर हर बात सबके सामने मत कहिए। थोड़ा प्यार से भी समझाया जा सकता है। सीमा को लगा जैसे उसकी बात काट दी गई हो। उसे याद आया जब वो नई नई आई थी, तब उसने कुछ नहीं कहा था, पर समय बदल गया था और बहुएं भी। अरे सुबह सुबह फिर क्या शुरू हो गया? चाय में चीनी कम है तो डाल दो ना। इतना बड़ा मुद्दा बनाने की क्या जरूरत है? तुम्हें तो सब मजाक ही लगता है। घर की इज्जत ऐसे नहीं बनती। छोटी छोटी लापरवाही से आदत बिगड़ती है। विमला देवी को लगता था कि सख्ती से ही केवल घर को संभाला जा सकता है। उन्हें डर था कि ढील देने से सब हाथ से निकल जाएगा, पर सख्ती कब ताने में बदल जाती है ये उन्हें भी पता नहीं चलता था। भाभी, आप हर बात दिल पर क्यों ले लेती हो? माँ तो बस सिखा रही है। इतना सोचने की क्या बात है? दिल पर ना लूं तो और क्या करूं? हर बार सबके सामने बोलना अच्छा लगता है क्या? कभी अकेले में भी समझाया जा सकता है। आरती की आवाज धीमी थी, पर उसके शब्द साफ थे। उसे गलती से ज्यादा अपमान चुभता था। हर बार उसे लगता था जैसे उसे कटघरे में खड़ा कर दिया गया हो और वो कोई बहुत बड़ी गुनहगार हो। अरे बस करो अब, रोज यही सब क्यों होता है? सुबह का समय है, शांति से रहो ना। इतनी सी बात को इतना मत बढ़ाओ। तुम्हें तो अपनी बीवी ही सही लगेगी। माँ तो गलत हो गई अब। क्या मैंने तुम्हें यही दिन देखने के लिए पाला था? विवेक की हालत हमेशा एक जैसी रहती थी। वो मां को दुखी नहीं देख सकता था और पत्नी को रोते भी नहीं, पर उसकी चुप्पी अक्सर आग में घी का काम करती थी। वो ना बोलकर भी दोषी हो जाता था। अरे भाई, बात खत्म करो, चीनी डाल दो और चाय पी लो। इतना शोर अच्छा नहीं लगता। आप तो हमेशा टाल देते हो। घर चलाना आसान नहीं होता। मैं गलत नहीं हूँ। हरिराम जी सालों से यही देखते आ रहे थे। उन्हें पता था बात छोटी है पर आदत बड़ी है। घर में शांति उनकी ख्वाहिश थी, पर यह कभी हकीकत भी हो पाएगी इसकी कोई उम्मीद नहीं थी। आरती, थोड़ा झुक जाया करो। घर में बड़े हैं, उनकी बात मान लो। इससे माहौल ठीक रहता है। कितना झुकूं दीदी? हर बार मैं ही क्यों चुप रहूं? कभी किसी ने सोचा मैं क्या महसूस करती हूँ? आरती का यह सवाल सीधा था और भारी भी। सीमा ने नजरें झुका ली। शायद उसने भी कभी यही सवाल मन में दबा दिया था। फिर मोहित ने कहा, भाभी, आप जवाब दोगी तो बात बढ़ेगी। माँ का स्वभाव ऐसा ही है, थोड़ा समझ कर चलो ना। स्वभाव के नाम पर सब सहते रहें, कभी तो कोई बोलेगा ना। हर बात पर तमाशा क्यों बनता है? कमरे में एक पल को सन्नाटा छा गया। आरती ने वो कह दिया था जो सब सोचते थे। इस घर में आवाज उठाना ही सबसे बड़ा जुर्म था। फिर काजल ने कहा, आप बात को ज्यादा बढ़ा रही हो भाभी। माँ ने बस 2 शब्द ही तो कहे, इतना बुरा मानने की क्या जरूरत? रोज रोज 2 शब्द सुनो तो भारी लगते हैं। मैं भी इंसान हूँ, पत्थर नहीं। टूट जाती हूँ रोज रोज की बेमतलब की बातों से। आरती की आंखें हल्की सी भर आई, पर उसने आंसू गिरने नहीं दिए। उसे पता था रोने पर भी यही कहा जाएगा, ड्रामा कर रही है। फिर विवेक आरती की साइड लेते हुए विमला से कहता है, माँ, सच में हर बात पर इतना मत बोलो। अरे हम सबको थोड़ा आराम रहना चाहिए, और वैसे भी घर डर से थोड़ी चलता है। तो मैं डराती हूँ? अब तुम भी यही कहोगे? सब मिलकर मुझे ही गलत बना दो। विमला देवी को लगा जैसे जमीन खिसक रही हो। उन्हें पहली बार महसूस हुआ कि बच्चे अब छोटे नहीं रहे, पर उन्हें ये बात मान लेना आसान नहीं था। फिर हरिराम विमला को समझाते हुए कहते हैं, अरे विमला, सुन भी लिया करो। बच्चे दुश्मन नहीं है तुम्हारे। घर में हंसी रहे तो अच्छा लगता है। मैं तो बस सुधार चाहती हूँ। क्या अगर मैं ना बोलूं तो घर सुधर जाएगा?
अरे मेरी नीयत खराब नहीं है, मैं सबके भले के लिए ही बोलती हूँ। नीयत सच में खराब नहीं थी, पर तरीका ऐसा था कि हर दिन झगड़े में बदल जाता था। सुधार की कोशिश अक्सर अपमान बन जाती थी। आरती थोड़ी नरमी से बोली, माँ जी, मैं आपकी इज्जत करती हूँ, बस थोड़ा प्यार से बोल दीजिए, तमाशा मत बनाया कीजिए। मुझे लगा तुम लापरवाह हो, शायद मैं ही ज्यादा बोल जाती हूँ, सोचूंगी इस बारे में। सुबह का झगड़ा वहीं थम गया, पर पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। घर में पहली बार खुलकर बात हुई थी। अब देखना था क्या आदत बदलेगी या फिर अगली सुबह फिर वही तमाशा होगा। घर का डाइनिंग एरिया, रात का वक्त। रात के करीब 9 बजे थे। पूरा दिन जैसे खींचातानी में ही निकल गया था। सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे थे, पर खाने से ज्यादा चुप्पी परोसी जा रही थी। आरती, रोटी जरा जल्दी देना, सब इंतजार कर रहे हैं, आज फिर देर हो गई। दीदी, सबको रोटी एक साथ ही चाहिए, कैसे करूं? हाथ तो 2 ही हैं मेरे, थोड़ा सब्र कर लीजिए, ला रही हूं। सीमा को फिर वही पुरानी बात याद आ गई। उसने सोचा आरती धीरे काम करती है, और आरती को लगा जैसे सुबह की बात फिर शुरू होने वाली है। रात की थाली में भी शांति नहीं थी। फिर विमला तंज कसते हुए कहती है, देखा, मैंने कहा था ना, काम में कोई फुर्ती नहीं है, घर ऐसे नहीं चलता। मैं कितनी बार बोलूं? माँ, बस खाना खा लेते हैं शांति से। अरे पूरा दिन तो बस इसी उधेड़ बुन में निकल गया, अब फिर से शुरू मत करो, सब थक गए हैं वैसे भी। विवेक कोशिश कर रहा था कि बात आगे ना बढ़े। उसे डर था कि छोटी सी चिंगारी फिर आग बन जाएगी। घर में शांति बचाना अब उसका रोज का काम बन गया था। मोहित आरती की साइड लेते हुए कहने लगता है, भाभी सुबह से ही काम करने में लगी है, थोड़ा टाइम लग गया तो क्या हुआ, खाना तो अच्छा बना है। तुम्हें तो सब अच्छा लगेगा ही, समय की कीमत तुम्हें कुछ समझ आती भी है या नहीं? विमला देवी की आवाज में वही सख्ती थी। उन्हें लगता था ढील देने से सब हाथ से निकल जाएगा, पर सख्ती से रिश्ते हाथ से फिसल रहे थे। काजल भी आरती को हिदायत देते हुए कहने लगी, भाभी, दाल थोड़ी पतली है, सुबह वाली दाल फिर ना हो जाए, माँ को अच्छा नहीं लगेगा। सब शांति से खाओ। आपको तो सब अच्छा ही लगता है, मैं ही गलत दिखती हूँ। किसी को मेरी बात आखिर समझ क्यों नहीं आती? क्या मैं इतना गलत कह देती हूँ? विमला देवी के शब्दों में शिकायत थी। उन्हें सच में लगता था कि घर की जिम्मेदारी अकेले उनके कंधे पर है, पर शायद वो ये नहीं देख पा रही थी कि अब घर में और भी कंधे हैं। माँ जी, हम आपके खिलाफ नहीं हैं, बस रोज की बहस से थक जाते हैं, थोड़ा माहौल हल्का रहे तो अच्छा लगता है। मैं भी यही चाहती हूँ, हर दिन डर डर के जीना नहीं चाहती, घर में अपनापन होना ही चाहिए। टेबल पर रखी थालियां जैसे सब सुन रही थी। आज बात फिर खुल रही थी, लेकिन इस बार आवाजें थोड़ी नरम थी। शायद सबको एहसास हो रहा था कि रोज का तमाशा सबको थका रहा है। विवेक भी विमला से बड़ी नरमी के साथ कहता है, मां, हमें आपसे डर नहीं प्यार चाहिए। अगर गलती हो तो समझा दो, सबके सामने कुछ मत कहो। मैंने कभी सोचा नहीं कि तुम लोग डरते हो, मुझे लगा मैं सही कह रही हूँ, शायद मेरा तरीका ही गलत हो। यह पहली बार था जब विमला देवी ने अपनी बात में नरमी दिखाई। घर में हल्की सी उम्मीद की हवा चली। आरती ने भी पहली बार राहत महसूस की। फिर मोहित ने विमला से कहा, मां, हम सब साथ हैं, कोई आपका अपमान नहीं कर रहा, बस थोड़ा बदलाव चाहिए। हाँ माँ, छोटी बात को बड़ा मत बनाया करो, घर हंसता हुआ ही अच्छा लगता है। रोज रोज घर में कलह बहुत अच्छी बात नहीं है। बच्चों की बातों में शिकायत नहीं, विनती थी। विमला देवी ने सबके चेहरे देखे। उन्हें लगा शायद सच में कुछ बदलना चाहिए। फिर धीरे स्वर में बोली, ठीक है, कोशिश करूंगी, हर बात पर नहीं बोलूंगी, पर तुम लोग भी ढंग से काम करना। मैं पूरी कोशिश करूंगी माँ जी,
बस इतना चाहती हूँ कि बात प्यार से हो, घर घर जैसा लगे तो अच्छा है। उस रात का खाना पहली बार बिना किसी लड़ाई झगड़े के खत्म हुआ। अगली शाम घर में अजीब सी खामोशी थी। कल की बातों ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया था। आज तय होना था कि ये घर बदलेगा या फिर वही पुराना तमाशा लौटेगा। सबको थोड़ी देर बैठना है, मुझे कुछ कहना है। आज कोई बीच में नहीं बोलेगा। हाँ माँ, बोलिए, हम सब सुन रहे हैं, आप आराम से कहिए। विमला देवी के हाथ में चाय का कप था, पर आवाज में हल्की घबराहट थी। पहली बार वो शिकायत नहीं, सफाई देने जा रही थी। घर की हवा भारी थी। मुझे लगता था सख्ती से घर संभलता है। मैंने यही सीखा था अपनी सास से, पर शायद अब समय बदल गया है। समय बदलता है तो तरीके भी बदलते हैं, और घर कभी भी डर से नहीं, समझ से चलता है। हम सबको ये बात सीखना चाहिए। हरिराम जी की आवाज में ठहराव था। वो हमेशा चुप रहते थे, पर आज उनकी बात सीधी दिल में उतर रही थी। विमला देवी ने पहली बार उनकी तरफ देखा, बिना तकरार के। तभी सीमा भी बोल पड़ी। माँ जी, पापा ठीक कह रहे हैं। समय के साथ साथ बदलाव बहुत जरूरी है। हर समय एक जैसा नहीं होता। मुझसे गलती हो सकती है, पर हर बार सबके सामने आपका मुझे डांटना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। दोनों बहुओं की आवाज में शिकायत कम, दर्द ज्यादा था। ये वही दर्द था जो सालों से जमा हो रहा था। आज वो शब्द बनकर बाहर आ गया था। मोहित भी अपनी राय रखते हुए कहता है, मां, घर में बात छोटी होती है, पर जब आप ऊंची आवाज में बोलती है तो बात बड़ी हो जाती है, और इसीलिए सब डर जाते हैं। मैं भी कई बार बिना सोचे बोल देती हूँ। शायद मुझे भी अपनी आदत सुधारनी चाहिए। ऐसा नहीं बोलना चाहिए। काजल ने सिर झुका लिया। उसे एहसास हो रहा था कि उसकी छोटी छोटी बातों ने आग को हवा दी थी। घर का हर सदस्य कहीं ना कहीं जिम्मेदार था। फिर विवेक कहता है, मां, मैं भी चुप रहता था, सोचता था कि आप संभाल लेंगे, पर मेरी चुप्पी ने भी बात को और बढ़ा दिया। बेटा, चुप रहना भी गलती होती है। घर सबका होता है जो भी घर में रहता है, और इसीलिए जिम्मेदारी भी सबकी होनी चाहिए। विवेक ने पहली बार खुलकर अपनी बात कही। हरिराम जी ने उसे देखकर हल्की मुस्कान दी। शायद आज बेटे ने सच में घर का बोझ उठाया था। फिर विमला थोड़ी नरमी के साथ कहती है, मुझे डर था कि अगर मैं ढील दूंगी तो घर बिगड़ जाएगा, पर शायद सख्ती से ही सब दूर हो रहे थे। मैं कोशिश करूंगी बदलने की। हम भी बदलेंगे माँ जी, और सभी लोग काम बांट लेंगे, सब मिलकर करेंगे। ये पहली बार था जब मैं की जगह हम बोला गया। घर की दीवारों ने भी जैसे राहत की सांस ली। छोटी सी बात पर असर बड़ा था। फिर सीमा आगे आकर बोलती है, चलो एक नियम बनाते हैं। कोई भी बात हो सबके सामने नहीं कहेंगे, अकेले में समझाएंगे। और छोटी बात को बड़ा नहीं बनाएंगे। न थाली बजेगी न तमाशा होगा, बस बात होगी। सबके चेहरों पर हल्की मुस्कान आ गई। थाली का जिक्र होते ही सबको पिछले झगड़े याद आ गए। अब वो आवाज बंद करने का फैसला हो चुका था। काजल भी अपनी सहमति जताती है और कहती है, मैं भी कोशिश करूंगी कम बोलने की। पहले सोचूंगी फिर बोलूंगी। घर में शांति अच्छी लगती है। और मैं भी चुप नहीं रहूंगा। जहां कहीं भी गलत होगा मैं वही रोक दूंगा। ये वही घर था जहां हर बात पर तमाशा खड़ा होता था। आज वही घर खुद को समझा रहा था। बदलाव आसान नहीं था, पर शुरुआत हो चुकी थी। आज से एक नई शुरुआत। हर बात पर शोर नहीं होगा। घर को घर रहने देंगे। बस यही चाहिए था। अब सभी लोग खाना साथ में हंसकर खाएंगे, किसी से डर कर नहीं। उस रात पहली बार टीवी की आवाज झगड़े से ऊंची थी। हंसी की हल्की गूंज पूरे घर में फैल गई। तमाशे वाला ससुराल धीरे धीरे परिवार बन रहा था। हर बात पर डांट और डर कम होगा और अपनापन बढ़ेगा। चलो अब इसी बात पर सब लोग एक साथ चाय पियेंगे।
हर घर में झगड़े होते हैं, बातों का शोर भी होता है, पर जब लोग मान लें कि गलती सिर्फ एक की नहीं सबकी है, तभी घर बचता है। तमाशा बंद हो जाए तो रिश्तों की असली आवाज सुनाई देने लगती है।